जाता है तो डिटैचेबल करना पॉसिबल हो जाता है। ओके लीड एसिड में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लीड एसिड में आपको नीचे ही चार्जिंग पॉइंट बनाना पड़ता है ओके छोटे एप्लीकेशन में। मतलब आप 2 व्हीलर 3 व्हीलर में डिटैचेबल बना सकते हैं, 4 व्हीलर में तो आप निकाल नहीं सकेंगे क्योंकि हाँ बैटरी पैक बड़ा लग जाता है, तो बराबर उसको चार्जिंग इसलिए चार्जिंग स्टेशन जो है ना आपको हम्म, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए इतने जरूरी नहीं है, 2 व्हीलर के लिए तो नहीं है, हाँ 4 व्हीलर के लिए चार्जिंग स्टेशन जरूरी है। हम्म, तो इसलिए जब तक चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता है तब तक 4 व्हीलर का मार्केट ग्रो नहीं होगा। बराबर डिटैचेबल है तो थेफ्ट का भी चांसेस है, डिटैचेबल है तो थेफ्ट का भी चांसेस है ना? नहीं, अंदर रहता है ना, उतना इजीली रिमूवेबल नहीं होता है ना, अब उसको लॉक एंड की होता ही है। सर अभी तो चार्जिंग स्टेशंस भी स्टार्ट हुआ, इंडियन ऑयल, सन मोबिलिटी थ्रू। हाँ, उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो दिल्ली में शुरू कर रहे वो पहले। और दूसरी बात है लिथियम, लिथियम भी अर्जेंटीना से टाई अप हुआ इंडिया लास्ट वीक। वेरी गुड, बढ़िया। सर मुझे एक डाउट है, बीएमएस क्या है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ओ तो जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं ना, जैसे अभी सीरीज में आप ये करते हैं तो बैटरी में क्या होता है 3.7 वोल्ट है समझो, 3.7 वोल्ट से आपको 48 वोल्ट का बैटरी पैक करना है तो 15 लाइन्स आपको अलग लगेगा ना, तो 15 लाइन को उसका सभी लाइन का वोल्टेज मेंटेन रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है कि हर एक लाइन को इंडिविजुअली ऑपरेट करता है चार्जिंग में, ओके तो वो फीडबैक देता है एंड बीएमएस फिर वो लाइन को अलग अलग इसमें ये जाता है, अलग अलग चार्जिंग कनेक्शन होता है उसको, तो हर एक लाइन से बीएमएस तक वायर होता है, मतलब कनेक्शन होता है। ओके 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 सर मेरा क्वेश्चन एक ये था, यानी बैटरी मैनेजमेंट में होता क्या है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम? वो आपका चार्ज कंट्रोल करता है एंड हाई कट ऑफ लो कट ऑफ। मींस ये सीसीसीवी उसी से रिलेटेड है? नहीं, सीसीसीवी चार्जर में होता है कि चार्जर ने इनपुट करंट जो है, करंट एंड वोल्टेज, उसको स्टेबलाइज करते जाना चाहिए। मतलब ऐसे सपोज 80% तक वो फुल करंट देता है एंड देन धीरे धीरे करंट कम होते जाता है, लास्ट के जो कुछ मिनट होते हैं ना मिली एम्पियर में करंट जाता है, तो इसलिए 80% बैटरी जल्दी चार्ज हो सकती है, बाद में चार्ज होने के लिए टाइम लगता है। 20% चार्ज, सपोज आपका 80% एक 1 आवर में चार्ज हुआ तो बाद में 1 आवर में 20% चार्ज होता है। सर आप तो बीएमएस खाली कट ऑफ और कट इन के लिए यूज होता है, मींस ज्यादा वोल्टेज उसको ना सप्लाई हो इसलिए? हाँ, हर एक लाइन को प्रॉपर चार्ज करने के लिए एंड डिस्चार्ज करंट को लिमिट करने के लिए एंड फुल चार्ज करंट को लिमिट करने के लिए। ओके। तो वो बैटरी जो ये होता है उसमें कैसा हैंडल करता है? बैटरी मींस लिथियम आयन का हाँ प्रॉब्लम है, यानी वो स्पोर्ट होता है, फ्यूज होता है, हाँ, तो उसमें उसको फ्यूजिंग कैसे भी होता है बचाता ना, हर एक लाइन को फ्यूजिंग डाल सकते हैं या फिर एंटायर इसको भी फ्यूजिंग होता है। तो वो बीएमएस बीएमएस वहाँ पे कंट्रोल अगर करेगा? कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से बीएमएस उसको ऑफ कर देता है पूरा सिस्टम। ओके, तो उस टाइम बीएमएस एक्टिव होता है? हाँ, तो बीएमएस सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। देन समझो टेम्परेचर लेवल आपका राइज हो रहा है तो टेम्परेचर सेंसर भी होता है उसमें, तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वो कट ऑफ कर देगा, फंक्शनिंग ऑफ कर देगा। तो बीएमएस और अपना कंट्रोलर का कम्युनिकेशन होता रहेगा? हाँ, बीएमएस और कंट्रोलर का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब उसको कैन या फिर आईएसडीएन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर दोनों का कम्युनिकेशन रहेगा तो दोनों उसका जो प्रोग्राम बनाएंगे वो हिसाब से काम करता है, तो कंट्रोलर भी कंट्रोल कर लेता है या बीएमएस भी कंट्रोल कर। कभी कभी क्या होता है कंट्रोलर ज्यादा डिस्चार्ज करंट डिमांड कर रहा है, लेकिन अगर बीएमएस बताता है कि ये हेल्थी नहीं है या उसमें प्रोग्राम वैसा किया हुआ है तो फिर वो डिस्चार्ज करंट कम कर देता, कंट्रोल में लाता है। वो ऐसा है कि जो कंट्रोलर है वो पूरे व्हीकल का दिमाग है और बीएमएस है वो बैटरी का दिमाग है। हाँ, बीएमएस बैटरी का दिमाग है, बैटरी का कंट्रोलर है वो। हाँ ठीक सर, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर हम यहाँ से, मैंने एक बार लोकल मैन्युफैक्चरर से लिथियम आयन बैटरी ली थी 48 वोल्ट की और 45 एम्पियर आर की,
तो उसमें वोल्टेज तो हम वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं, लेकिन उसने एम्पियर रेटिंग हमने जो डिमांड की है वही दी है, उसके लिए कैसे टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, वो आप डिस्चार्ज एम्पियर एएच आपने कितना विड्रॉ किया, एम्पियर आवर मतलब 1 घंटे में कितना आपने मैक्सिमम खत्म किया बैटरी, तो कितना एम्पियर से आपने रन किया। ओके, लेकिन सर वो अगर व्हीकल मेरा शुरू है तो वो नहीं नाप सकते है ना चालू व्हीकल में? नहीं, उसमें आपको टेस्टिंग के लिए फिर कांस्टेंट लोड देना होता है। जैसे बैटरी पैक तैयार होता है ना, तैयार होने के बाद में उसको 3-4 बार चार्ज डिस्चार्ज करके चेक किया जाता है। तो सर वो हम अपने एंड से कैसे कर सकते हैं, उसका कुछ है क्या जुगाड़? नहीं, उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। अगर डिस्चार्ज करंट पूरा आपको कैपेसिटी बैटरी का अगर चेक करना है हाँ तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो उसमें से आपका सॉफ्टवेयर होता है, तो वो फिर डिस्चार्ज जब हो रहा है ना, तो डिस्चार्ज करते समय वो फिर सॉफ्टवेयर थ्रू वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कितना टोटल ये हुआ, कैपेसिटी कितना है बैटरी का। और अभी कुछ बीएमएस नए अच्छे भी मतलब उसमें और फंक्शन है, ऐप भी आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी पता चलता है। ओके ओके, तो तो सर उससे वो आपको एक्सपेक्टेड रेंज भी मतलब कितना रेंज जा सकता है, वो एक पहले 2-4 किलोमीटर में एवरेज निकल लेता है कि कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो वो हिसाब से आपको कितना बैलेंस है बैटरी में, कितना किलोमीटर और चल सकता है, वो भी एक बता देता है। तो सर वो इंस्ट्रूमेंट क्या इकोनॉमिक रहता है, परचेस कर सकते हैं कि कस्टमर महंगा? लेवल पे जरूरत नहीं है ना आपको, अगर असेंबली आप कर रहे हैं तो आपको लगेगा, वो चाहिए ही होता है बैटरी टेस्टर। नहीं, अगर हम मानो कि हम कन्वर्जन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, हाँ, आपको अलग तो से लेना है बैटरी टेस्टर तो लेके रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, और सर कॉस्ट अप्रोक्सीमेट क्या रहता होगा, कुछ बैटरी आइडिया? टेस्टर आई थिंक कुछ 3.5 लाख तक आता है। 3.5 लाख? हम्म। अच्छा, ठीक है सर। तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, वो कमर्शियली आप कर रहे हैं, समझो बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, वो जरूरी है। हाँ हाँ, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल अपने, के लिए? हाँ, इंडिविजुअल के लिए वो जरूरी नहीं है उतना। अभी जैसे सोलर में भी होता है ना, तो सोलर का सेल टेस्टर्स या पैनल का इफिशियंसी टेस्टर्स या पैनल पावर प्लांट आपने ये किया है तो वहाँ पे भी यूज करते हैं, तो वो दूर से भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब उसका रेडिएशन अपना। मतलब मल्टीपर्पज एप्लीकेशन रहे। हाँ, जैसे अभी टेम्परेचर कैसा है, अभी आपने कोविड में भी देखा होगा कि दूर से ही टेम्परेचर पता चलता है ना। हाँ, हाँ, तो इंफ्रारेड स्कैनर। हाँ, इंफ्रारेड स्कैनर, तो वैसे वो सोलर के लिए ज्यादा छोटे वाले यूज करते हैं, सर सोलर पैनल। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, हमारी जो बैटरी है वो आपने कहा कि वो सोलर पैनल वाले से भी हम चार्ज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले केस में हो गई या इलेक्ट्रिक में भी, तो सर ऐसा कुछ हो सकता है कि सोलर ऑलरेडी डीसी पावर ही प्रोड्यूस करता है, तो क्या वो सीधा सोलर पैनल का पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी को दे के चार्ज कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए, क्योंकि फिर क्या है, बैटरी फुल चार्ज होने के बाद में वो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया तो फिर वो बैटरी खराब हो जाएगा ना, तो इसीलिए चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल के साथ में समझो आप चार्ज कंट्रोलर आता है। ओके, और फिर उसमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर या रेगुलर चार्ज कंट्रोलर, ऐसे 2 टाइप के आते हैं। तो उस तरीके से वो क्या करता है, बैटरी का लो मतलब हायर वोल्टेज जो है चार्जिंग का, वो ये कर लेता है, वो डिसाइड कर लेता है, तो उसके बाद में कट कर देता है। जैसे मोबाइल समझो आप ओवरनाइट चार्जिंग को लगाते हैं, तो वो फुल चार्ज होने के बाद में ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है ना, आपने भले पावर कनेक्टेड है लेकिन वो बैटरी तक जाता नहीं है पावर। ओके, तो सर ये प्रैक्टिकल हमारे वर्कशॉप में है, इसका कुछ किया है हमने कभी बैक एंड में? सोलर का, हाँ, सोलर से बैटरी चार्जिंग का कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किया है? हाँ, वो बहुत सारे मॉडल भी बनाए थे हमने। आप अभी यूट्यूब पे वीडियो भी है, एक बाइक बनाया था जिसके ऊपर पूरा सोलर का पैनल लगाया था, बैल रहेंगे ना, बैल एटलीस्ट, तो उसमें हमने एक चार्ज कंट्रोलर बनाया था, क्योंकि भैंस का क्या करेंगे ना कुर्बानी तो वो चार्ज कंट्रोलर से फिर वो कट ऑफ करता था। तो अच्छा है कि बाहर लीड एसिड में एक बार चल सकता है आपको। बाहर के बार लीड एसिड में क्या होता है कि आपका फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत आ रहा है, और लिथियम आयन में क्या चार्जिंग के लिए थोड़ा आपको कांस्टेंट करना ये भी देना होता है ना वोल्टेज, अल्लाह कोई मालूम, लेकिन ज्यादा फ्लक्चुएशन से ये हो सकता है। आपका फुल चार्ज होने तक समझो ऐसा ही कनेक्ट किया हुआ है और चल रहा है तो फिर ठीक है, ऐसा है वो तो क्योंकि सोलर पैनल में क्या होता है कि आपका 14 वोल्ट बैटरी को जाना चाहिए,
लेकिन उसने सोलर पैनल का आउटपुट जो आता है वो 21 वोल्ट तक आता है, पहले कभी क्योंकि Okay. आपका कभी कम धूप भी है तो भी चार्ज होना चाहिए, इसलिए वो 21 वोल्ट तक रखा होता है। के अंदर उन्हें Okay. 17 18 आता है कभी, तो अब वो चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, फिर उसको कन्वर्ट करके फिर कांस्टेंट आपको एक वोल्टेज करके देता ठीक करो बंधु से वो हमने है। वोल्टेज होता है उसमें, फिर वो करंट कम ज्यादा कर लेता है। मसले लोग को बताएंगे बोले ना वो हमने बूस्टर सर्किट की बात की थी वैसे ही हाँ same वोल्टेज कांस्टेंट कर देता है। हाँ, वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है ताकि फिर बैटरी हेल्थ को प्रॉब्लम ना आए। एंड एक बार फुल चार्ज हो गया, मतलब वो कांस्टेंट वोल्टेज के लेवल पे बैटरी आ गया तो कट ऑफ कर देता है। तो ये मैं सर इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया क्योंकि कन्वर्जन किट अगर हम कस्टमर को दें तो शायद वो हो सकता है कि बैटरी चार्जिंग भी हम कर सकें, तो दिन में हम उसकी दूसरी सर बैटरी कोई और बात कर रहा है सर बीच में, जरा म्यूट कर हाँ दो मैं सर। म्यूट कर दो। सर हाँ मिलन जी आप अनम्यूट करके बोलिए। तो हाँ सर, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि कस्टमर को हम ये भी दे सकते हैं ना एक चार्जिंग फैसिलिटी कि आप एक बैटरी हमारे यहाँ चार्जिंग पे रखो और दूसरी आप यूज करो, और रात को अगर खत्म हो जाती है तो 1 to 1 रिप्लेस हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी नहीं होगी और फ्री में हम उसका चार्ज कॉस्ट भी वसूल कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। चलो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल देखा था कि लीड एसिड में C10 C20 रेटिंग होता है, C10 20, तो उसमें जितना C10 मतलब नंबर जितना ज्यादा तो उतने ज्यादा आवर्स में आप चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। अभी लिथियम आयन में क्या होता है कि उसका उल्टा होता है, मतलब उसमें 1C 2C 3C ऐसा बैटरी का कैलकुलेशन होता है। तो 1C यानी जितना टोटल कैपेसिटी है वो आप 1 आवर में खत्म करते हैं। 1C यानी अगर 20 एम्पियर का बैटरी है तो 20 एम्पियर से आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 आवर में खत्म होता है, मतलब 1C का रेटिंग है। अगर 2C हो जाएगा तो 2 आवर्स नहीं होता है, उसका 1 आवर का 50% हो जाएगा। 2C से आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो 30 मिनट में डिस्चार्ज हो जाएगा। 5C से अगर कर रहे हैं तो वो आपको 12 मिनट में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो लीड एसिड में उल्टा कैलकुलेशन होता है, उसमें C10 C20 नंबर जितना बढ़ेगा वो नंबर जितना है उतना आवर्स है। एंड लिथियम आयन में C10 सॉरी 1C 2C, मतलब इसमें लिखते भी उल्टा है, ये 1C 2C नंबर पहले आता है एंड लीड एसिड में नंबर बाद में आता है। तो नंबर पहले है तो वो उतना जितना C है उतना 1 आवर का पार्ट, 1C है तो 1 आवर, 2C है तो 50% 1 आवर का, 10C है तो 6 मिनट में बैटरी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अभी ये उल्टा हो गया। अभी 1C के हिसाब से जनरली जो सेल्स आते हैं तो वो 1C बताते समय वो 3C बताते हैं, लेकिन 1C के कैपेसिटी के हिसाब से बैटरी डिजाइन करना चाहिए। जैसे पीक पावर एंड रेटेड पावर होता है उसी तरीके से बैटरी में भी पीक डिस्चार्ज एंड रेटेड डिस्चार्ज होता है, क्योंकि जैसे आप पीक पावर मोटर लेगा कंट्रोलर लेगा तो पीक डिस्चार्ज होगा एंड रेटेड डिस्चार्ज, जैसे सपोज अभी कंट्रोलर है 60 एम्पियर का तो उसका रेटेड पावर कितना हो गया 30 एम्पियर, बराबर है। तो अभी 30 एम्पियर, अब अगर हम मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट का एग्जांपल लेते हैं तो 30 एम्पियर का हमें कंटिन्यूअस अगर डिस्चार्ज लेना है C रेटिंग में तो कितना एम्पियर का बैटरी लगेगा? कितना? 30 एम्पियर का, तो 1C से डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर उससे कम आते हैं, समझो 18 एम्पियर का या फिर आपने 15 एम्पियर का बैटरी यूज किया तो क्या होगा, वो 2C से डिस्चार्ज होगा। जब 2C से डिस्चार्ज होगा तो बैटरी का अगर क्वालिटी वैसा नहीं है तो फिर बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी, या इनबैलेंस जल्दी हो जाएगा। तो जनरली आपका डिस्चार्ज करंट जो है 1C के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कि जो करंट आ रहा है तो 1C से बैटरी ये करेंगे तो लाइफ अच्छा मिलेगा। अगर बहुत छोटा बैटरी यूज करते हैं तो फास्ट डिस्चार्ज होगा तो उसका लाइफ कम हो जाएगा। और चार्जिंग में 0.5C से आप चार्ज कर सकते हैं, 1C से भी रिकमेंडेड होता है लेकिन 0.5C से करेंगे तो बैटरी के लिए अच्छा है। 0.5C यानी कितना होगा, 30 एम्पियर का बैटरी पैक है तो
आप 15 एम्पियर तक चार्जिंग करंट दे 15 सकते हैं उसको। तो 2 आवर्स में बैटरी चार्ज, मतलब ये हाईएस्ट हो गया। 0.1C से करते हैं तो और भी अच्छा है। 0.1C यानी कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर से, 3 मतलब एम्पियर। 10 आवर्स में आप चार्ज कर रहे हैं। तो 10 आवर्स में चार्ज करें और 1 आवर्स में यूज करना है। नहीं, आपका डिस्चार्ज जो है अभी 1 आवर में, यानी वो कैपेसिटी हो गया। कंजम्पशन 1 आवर में ऐसा कांस्टेंट लोड नहीं दे रहे हैं ना। कांस्टेंट लोड देंगे 1 आवर का 30 एम्पियर का, तो वो 1 आवर में पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन व्हीकल में क्या होता है, कांस्टेंट लोड नहीं होता है ना। कभी वो 5 एम्पियर भी यूज करता है, कभी 2 एम्पियर भी यूज करेगा, कभी 10 करेगा, कभी 15 करेगा, कभी 20 करेगा, कभी 50 तक भी जाएगा, कभी 60 पे भी जाएगा। तो एवरेज आप निकालते हो 30 एम्पियर का। और हाईएस्ट जो पीक है, तो पीक उसका 2C हो गया, बराबर है ना। 60 एम्पियर का कंट्रोलर है, तो 2C पे पीक हो गया। तो 2C पे पीक होने से बैटरी हेल्थ के लिए ठीक है, मतलब 2C तक का पीक में। जितना कम इसमें यूज करेंगे उतना बेटर है। क्लियर? सर ये लिथियम आयन और सल्फेट का सेम थिंग है, 1C का 1C का 2C का। हाँ, सल्फेट का, फॉस्फेट का, हाँ उसका सेम है। सॉरी, या फॉस्फेट, हाँ, दोनों का सेम है। सेम कैलकुलेशन। हाँ, ओके। फॉस्फेट यानी वो भी लिथियम आयन ही है, उसके साथ में फेरस फॉस्फेट ऐड किया जाता है। तो जिसकी वजह से उसका जो एक्सप्लोजन का ये है वो कम हो गया, लेकिन थोड़ा साइज बढ़ गया एंड डेंसिटी कम हो गया। वजन थोड़ा बढ़ जाता है, साइज थोड़ा बढ़ जाता है, और सेफर हो गया, लाइफ भी ज्यादा मिल जाता है। तो साइकिल तो उसमें ज्यादा मिल जाती है आपको। ओके सर। ये लिथियम आयन का चांसेस कितना है, यानी एक्सप्लोजन का? मींस अभी पेट्रोल भी उतना ही एक्सप्लोसिव है जितना अभी हम लोगों ने लिथियम आयन देखा, बट वी हैव कंट्रोल्ड बेटर मैनर की हाँ, पेट्रोल तो लिथियम आयन में भी आपको तो एक्सीडेंटली उसका डैमेज एक्सीडेंट का होता ये है कितना है? तो एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सीडेंटली डैमेज हुआ तो, या शॉर्ट सर्किट हुआ तो। लेकिन शॉर्ट सर्किट के लिए प्रोटेक्शन होता है, उसमें टेम्परेचर लेवल राइज होता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन होता है। देन कूलिंग सिस्टम्स भी डेवलप करते हैं। तो ये सब सेफ्टी सिस्टम्स ऑलरेडी व्हीकल में डिजाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। एक्सीडेंटली अगर डैमेज हुआ तो वो एक्सप्लोजिव हो सकता है। अभी टेस्ला में भी कुछ कार्स उसमें भी फायर हुआ है, लेकिन सर ऐसा नहीं टाइटन कि सभी कार में होगा ही। जैसे अभी नैनो भी शुरू में, या कोई व्हीकल भी आग पकड़ लेता है, एक्सीडेंटली हो सकता है। सर लिथियम तो टाइटन हाँ, नहीं है हाँ, अभी। टाइटेनियम जो है तो उसका और चार्जिंग डिस्चार्जिंग आप फास्ट कर सकते हैं। मटेरियल उसका स्ट्रेंथ और बढ़ गया, एंड लेकिन उसका सेल जो है ना बड़े साइज में आता है। वॉल्यूम ज्यादा कंज्यूम होता है, हाँ, वॉल्यूम ज्यादा कंज्यूम होता है, स्पेस। हाँ ओके। और ओके कॉस्टिंग भी ज्यादा है उसका। और उसके साइकिल्स भी जो है उनका कहना है कि 18,000 साइकिल तक चल सकता है, 18,000। हाँ ओके ओके। सर फिर से रिपीट कीजिए। 30 एम्प 1C बैटरी 1 घंटे में डिस्चार्ज होगा, सही बात है सर? हाँ, 1C अगर आप 30 एम्पियर से विड्रॉ, 1 घंटे का खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट लोड रहेगा तो 1 आवर में आप उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन व्हीकल में क्या होता है, कांस्टेंट लोड नहीं है, तो आपका एवरेज ये कर सकते हैं आप। ठीक है। और जो आपने चार्जिंग का बोला, तो आपने बोला कि 0.5C यूज करेंगे तो अच्छा होगा, तो हाँ, क्या? 0.5C हाईएस्ट यूज कर सकते हैं। उससे नीचे करेंगे तो जितना आप स्लो चार्ज करेंगे उतना बैटरी के लिए अच्छा है। तो बैटरी जो लिथियम आयन है मिनिमम 2 आवर्स में चार्ज करनी चाहिए 80%। जनरली जो है उसके लिए 3 to 4 आवर्स आइडियल है। 3 to 4 आवर्स में आप लिथियम आयन चार्ज करते हो तो ठीक है। उससे ज्यादा टाइम में चार्ज करते हो तो और भी अच्छा है, लेकिन उससे कम टाइम में करते हो तो रिस्क थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है उसमें। सर एक बात पूछना है सर, ये अल्ट्रा पावर कैपेसिटर अपन ईवी में यूज कर सकता है क्या? हाँ, कैपेसिटर्स में क्या होता है कि देखिए उसमें स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो,
मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होता है कंपेयर टू साइज एंड वेट। लेकिन कैपेसिटर का एडवांटेज ये है कि आपका इंस्टेंट, आप जैसे पिकअप लेना है या फिर इंस्टेंट डिस्चार्ज करना है या फिर आपका रीजनरेशन में ज्यादा करंट जनरेट हो रहा है तो वो स्टोर करके रखेगा। तो कैपेसिटर इंडिपेंडेंटली अगर यूज करने जाएंगे तो साइज बहुत बढ़ेगा, कॉस्ट बहुत हायर साइड जाएगा। तो अभी कुछ कंपनियां हाइब्रिड यूज करती है, मतलब एक कैपेसिटर बैंक एंड रेगुलर बैटरी बैंक। तो कैपेसिटर बीच में क्या हो जाता है, जैसे अभी कभी आपका व्हीकल पे लोड ज्यादा आ गया, आप क्लाइंबिंग पे जा रहे हैं, हिल पे जा रहे हैं, तो उस समय 60 एम्पियर कंटिन्यूस विड्रॉ हो सकता है ना मोटरसाइकिल में, क्योंकि पीक कैपेसिटी तक वो जा सकता है, लोड ज्यादा आ गया। तो वो कंटिन्यूस इसमें क्या हो जाता है कि आपका बैटरी फिर जल्दी ड्रेन हो जाता है। तो बीच में अगर बैंक रहेगा तो पूरा लोड बैटरी पे नहीं आएगा। सपोज कैपेसिटर है बीच में, कभी कभी आपको एक्सेलरेशन में तुरंत ये लगता है, पावर लगता है, या इनिशियल स्टार्टअप में ज्यादा पीक पावर लगता है, तो वो एक सस्पेंशन बीच में हो गया बैटरी के बीच में। तो सस्पेंशन होने के बाद में जो शॉक्स है या फिर जो एकदम सर्टन लोड आना है तो वो बैटरी के ऊपर नहीं जाएगा, तो वो बैंक बीच में है, तो इसीलिए बैटरी का भी लाइफ बढ़ जाता है एंड कैपेसिटर से आपको पिकअप भी इंस्टेंट मिल जाता है, क्योंकि बैटरी का कैपेसिटी है लेकिन कैपेसिटर डायरेक्टली ज्यादा करंट दे सकता है ना। एज अ हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम हम बोल सकते हैं, जैसे हाँ, वो हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम जैसा वर्क करता है। तो वो अभी कुछ कंपनियां ऐड कर रही है बैटरी पैक में के साथ में कैपेसिटर बैटरीज भी, लेकिन उसका कॉस्टिंग और रेगुलर जो अभी अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा सा इशू है। और कैपेसिटर का वोल्टेज भी कम होता है ना, वो 2.2 वोल्ट पे ये करते हैं, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर ज्यादा लगता है आपको। तो फिर साइज एंड वेट उतना व्हीकल में बैठना भी चाहिए। कुछ कंट्रीज में बसेस उसके ऊपर बनाते हैं कैपेसिटर बैंक यूज करके। एंड वो बसेस, क्योंकि क्या होता है बस में आपका जो एक बस स्टेशन से दूसरा बस स्टेशन, उसमें डिस्टेंस कम होता है ना। सपोज एक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हर एक बस स्टेशन पे उन्होंने ओवरहेड वायर मतलब चार्जिंग पॉइंट लगा के वो हर बस स्टेशन पे गया। तो और कैपेसिटर का एक एडवांटेज है, आपने जैसे टच किया तो कुछ सेकंड्स में वो फुल चार्ज हो सकता है, इंस्टेंट चार्ज हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटर का मेन पर्पज ही वही है कि इंस्टेंट चार्ज इंस्टेंट डिस्चार्ज। तो आपने स्टोर इंस्टेंट कर लिया, फिर वो 5 किलोमीटर बस चलता है, दूसरे स्टेशन बस स्टॉप पे जाने के बाद फिर से चार्ज होता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से चार्ज होता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। मतलब पैसेंजर उतरने चढ़ने तक वो चार्ज हो जाता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। और कैपेसिटर में आपको लाइफ ज्यादा मिल सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज 1 लाख साइकिल 1.5 लाख साइकिल भी मिल सकता है। बट वो 5 किलोमीटर में स्लोली डिस्चार्ज होता है या तभी बैटरी यूज होता है? नहीं, लोड ज्यादा होता है ना। अभी बस में समझो आपका 100 किलोवाट का 50 किलोवाट का मोटर है, तो कंज्यूम भी उतना करेगा ना। जो स्टोरेज है वो जल्दी खत्म, तो सी रेटिंग वहां पे बढ़ गया, आपने फास्ट डिस्चार्ज किया। अभी जैसे कार के लिए अभी ये आते हैं छोटे लिथियम बैटरी पैक आते हैं, बैटरीज मिलती है मार्केट में, या जंप स्टार्ट के लिए यूज करते हैं छोटे छोटे ये। तो उसका जो डिस्चार्ज रेटिंग होता है वो 30 सी या फिर 20 सी इस तरीके का होता है। जैसे आप ड्रोन्स में या फिर ड्रोन्स में जो बैटरी यूज होता है तो उसका भी डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, वो तो 20 मिनट 10 मिनट में खत्म हो जाता है ना। तो वो भी 10 सी 20 सी से डिस्चार्ज कर सकते हैं उसको। सर लेकिन वो तीनों बैटरी फिर हाँ तीनों बैटरी में सर ये प्राइसिंग का जो ये वो कितना रहता है, कम ज्यादा कितना होता है? नहीं, क्या होता है कि जो रेगुलर प्रोडक्शन में और ज्यादा कंजम्पशन में है तो उसका प्राइसिंग ऑटोमेटिकली कम होते जाता है। जो रियर है, मतलब कभी कभी कोई यूज करता है या फिर ज्यादा उतना स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होता है या मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइसिंग ज्यादा ही रहता है, मटेरियल वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी वाइज। तो बाकी समझो कैपेसिटर जो है वो महंगे जाते हैं। देन लिथियम जैसे LTO बैटरीज है, टिटेनियम बैटरीज है, या फिर आपका हायर सी रेटिंग वाला बैटरीज है, तो वो कॉमन एप्लीकेशंस में नहीं है ना। हाँ।
ये जैसा बैटरीज है, समझो लिथियम आयन रेगुलर यूज कर रहे हैं, फॉस्फेट यूज कर रहे हैं, तो इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे कॉमन एप्लीकेशन में आ गया, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में फिर कॉस्टिंग धीरे धीरे कम होते जाता है, नंबर ऑफ कंपनीज जाता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाता है, एंड रॉ मटेरियल मतलब उसका प्रोसेसेस जो है, प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होते जाता है। कम बैच का प्रोसेस करना है तो फिर उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। बराबर। ठीक है, तो अभी नंबर वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ताकि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन ये ना रहे, नहीं तो बाकी लोग बोलेंगे 4-5 जन ही बोल रहे हैं, हमें मौका नहीं मिला। 1 नंबर। हाँ सर, क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन एक थॉट है। बिजनेस हाँ एसोसिएट प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। हाँ तो एक कैलकुलेशन आ रहा है दिमाग में मेरे। हाँ एक स्कूटर है 80,000 रुपीज का, 2 किलोवाट बैटरी के साथ, ओके। ठीक है। तो अगर हम बैटरी की प्राइस रिमूव कर दें, बैटरी की प्राइस कितनी हो सकती है 2 किलोवाट की? 2 किलोवाट की आप अगर 18 रुपीज पर वाट के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, 36,000 पकड़ लीजिए ज्यादा से ज्यादा। 36,000। तो अगर ये 36,000 अगर 80,000 में से माइनस कर दें, तो एक स्कूटर की जनरल कॉस्ट आ जाती है 44-45,000 रुपीज, राइट। राइट। और एक बैटरी अगर हम मान के चले 3 साल चलती है, ठीक है। तो आज के टाइम में जैसे बाइक फाइनेंस होती है, अगर हम कस्टमर को 45 में ईवी ओनली स्कूटर अवेलेबल कराएं और बैटरी अगर फाइनेंस हो जाए 3 साल के लिए, तो ईवी को पुश मिल सकता है ना सर? हाँ, बैटरी फाइनेंस की जगह अभी क्या हो रहा है, बैटरी स्वैपेबल सिस्टम आएगा। जैसे अभी सन मोबिलिटी एंड इंडियन ऑयल ने शुरू किया तो स्वैपिंग सिस्टम, तो उसमें आगे चल के आपको बैटरी परचेस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसे पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप्स है, तो जो 2 अलग कंपनी है, एक व्हीकल बनाने वाली एक अलग इंडस्ट्री है एंड फ्यूल सप्लाई वाली अलग इंडस्ट्री, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक में भी हो जाएगा कि व्हीकल बनाने वाली अलग कंपनियां रहेगी एंड जो बैटरी सप्लायर है वो अलग कंपनी रहेगी, या वो रेंटिंग होगा, स्वैपेबल बैटरीज हो जाएगी। तो उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। जैसे अभी आपका एक स्टैंडर्डाइज बैटरी पैक है, वो 2 व्हीलर में भी लग सकता है, 3 व्हीलर में भी लग सकता है, 4 व्हीलर में भी लग सकता है। तो समझो 2 व्हीलर में यूज कर रहे हैं तो 1 यूनिट लगा दिया, 3 व्हीलर में यूज कर रहे हैं तो 5 यूनिट लगा दिया, 4 व्हीलर में यूज कर रहे हैं तो 10 यूनिट लगा दिया। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसमें कस्टमर को बैटरी परचेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आपने कहीं पे भी गए, हर पेट्रोल पंप पे आपको बैटरी स्वैपेबल का सिस्टम मिल रहा है, तो वहां पे आप गए, पेट्रोल फिल करने के लिए भी आपको 5-10 मिनट लगता है, लेकिन बैटरी स्वैप करने के लिए 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपने क्लिक किया, वहां पे स्कैनर से ये किया, आपके अकाउंट से रेंट ये डिडक्ट हो गया, आपने ये बैटरी रख दिया, दूसरा ले लिया, गाड़ी में डाल दिया, कनेक्ट किया, निकल गए। कनेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे उसको कनेक्टर्स उस तरीके के आते हैं कि जस्ट आपने स्वैप कर दिया तो कनेक्ट हो जाता है। तो ये धीरे धीरे यही सिस्टम चलेगा, मतलब बैटरी ऑन नहीं करनी होगी कस्टमर को, यूजर को बैटरी ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो बैटरी का रिस्क खत्म हो गया, आपको खाली व्हीकल का ही प्राइस ये करता है, और जब जितना चाहिए आप पेट्रोल फिल करते हो, उसी तरीके से जब जितना चाहिए बैटरी आप रिफिल करके यूज कर सकते हैं। जैसा आज एलपीजी सिलेंडर का कॉस्ट हम लोग ये नहीं करते हैं, उसके लिए डिपॉजिट रहता है, तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, हम लोग रिफिल का कॉस्ट देते हैं सिर्फ। बराबर है ना? ओके ओके। और सर मैंने एक और चीज सुनी थी, एल्यूमिनियम एयर बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी है वो 6,000 वॉट पर केजी है। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सारे, मैंने वही बताया ना कि रिसर्च लेवल पे या फिर इस पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि पूरी दुनिया काम कर रही है इसके ऊपर। बैटरी तो आज के डेट में मेजर फैक्टर है, तो इंडिया में भी बहुत सारा काम हो रहा है, वर्ल्ड वाइड भी हो रहा है, क्योंकि हर एक कंट्री आज बैटरी के लिए ही रुकी है, नहीं तो अभी तक तो सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो चुकी होती थी। करेक्ट, ओके सर, थैंक यू। रिसर्च बहुत हो रहा है बैटरी के ऊपर। अभी क्या होता है, अनसर्टेनिटी अभी आ गई बैटरी में, कब कौन सी टेक्नोलॉजी क्लिक होगी और मार्केट को पूरा कैच कर लेगी, ये आज नहीं बता सकते हम लोग। तो अभी जो अवेलेबल है उस हिसाब से हम चलेंगे। कुछ दिनों में जैसे अभी सोडियम बैटरी आ रही है, तो सोडियम का क्लिक हो गया, अगर प्रॉपरली उसका प्रोडक्शनाइज हो गया तो कहीं पे भी बन सकता है ना। और हमारे पास तो कोस्टल एरिया बहुत है। ओके ओके सर, बराबर है ना? ओके सर, हो गया सर मेरा।
गवर्नमेंट में भी वो सोडियम का सोच रहे हैं सर अभी। हाँ, गवर्नमेंट लेवल से भी हो रहा है। देन इसरो ने उनके जो टेक्नोलॉजीज है जो वो करेक्ट गवर्नमेंट दे दिया इसरो को करने के लिए डेवलप इसरो करने। ने ऑलरेडी 130 मैन्युफैक्चरर्स को टेक्नोलॉजी हैंडओवर किया है। हाँ या तो उनका भी प्रोडक्शनाइज हो जाएगा, तो 2-3 साल में बैटरी का सोल्यूशन परफेक्टली आ जाएगा। लेकिन ये परफेक्टली सोल्यूशन आने के बाद में फिर तो हर कोई ये इंडस्ट्री में आएगा। लेकिन हमें जो अभी मौका मिला है ना, तो ये हम अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं, एक्सपर्ट बनने। सही सही। अभी हमने 2011 में काम शुरू किया, तो अभी तक क्या हो गया? हाँ सही। 10 साल में एक्सपर्टाइज लेवल बढ़ गई ना। एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग एंड अभी आपकी भी 2-3 साल में एक्सपर्टाइज लेवल बढ़ेगी, तो जब एक्चुअली मार्केट स्टार्ट हो रहा है तो हम प्रिपेयर रहेंगे हर चीज के लिए। सही सही। और अगर आप पूरा मार्केट रेडी होने के बाद में काम शुरू करेंगे तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आएंगे। सही। मतलब बहुत बार क्या होता है, देखिए फार्मर्स ज्यादातर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि किसी एक ने एक अलग एक्सपेरिमेंट करता है, वो उसमें पैसा कमाता है, फिर बाद में बाकी लोग वो क्रॉप करना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी ने प्याज लगाया, उसने 1 साल पैसा कमाया, तो सब लोग वो गांव में पूरे प्याज लगा देते हैं। फिर क्या हो जाता है, मार्केट सैचुरेट हो जाता है, कॉम्पिटिटिव बन जाता है, फिर से प्राइस डाउन आ जाता है। उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है। एक्चुअली आपको प्रॉफिट कब मिलता है? जब आप इनिशियल स्टेज में काम कर रहे हैं। अभी कम लोग है ना काम करने वाले, एंड इनोवेटिव आइडियाज पे काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट रेशियो भी आपका ज्यादा रहेगा। काम करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है, रिस्क भी होता है। लेकिन सब जब करने लगते हैं तो फिर आपका ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप एंट्री करते हो। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करने के लिए फिर उतना मजा नहीं आता है। मतलब आपका जो ज्यादा सेफ्टी देखते हैं कि हाँ नहीं, मुझे सिक्योर ही काम करना है, लेकिन फिर वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। आज एक आपके घर के बाजू में ग्रोसरी शॉप आप चालू करते हो तो चलेगा, गारंटेड चलेगा, किधर भी शुरुआत किया तो। लेकिन प्रॉफिट रेशियो जो है उसमें वो उतना लेवल पे आ गया है ना कि कम है, आप जी सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते। सर इसमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में अभी बैटरी के लिए ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन कुछ आया है क्या अभी? मतलब स्टैंडर्डाइजेशन मतलब अभी जो अभी मैं मोबाइल के लिए सी कनेक्टर कैसा कनेक्ट करता हूँ, वैसा बैटरी स्वैपिंग करने के टाइम कनेक्टर कौन सा रहना चाहिए? हाँ, वो स्टैंडर्डाइजेशन अभी धीरे धीरे शुरू होगा। अभी नहीं है कुछ। कितने मैन्युफैक्चरर है इंडिया में? मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, देन बैटरी के ऊपर काम करने वाले भी लोग नहीं है। तो अभी जो समझो सन मोबिलिटी ने स्टार्ट किया है, तो वो उसी का पहला कदम है कि स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाना। और क्या होगा कि ये स्टैंडर्डाइजेशन सबके लिए बनेगा, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, मतलब 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सबके लिए स्टैंडर्डाइजेशन। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन होने के बाद में क्या होगा कि एक ही टाइप का बैटरी कोई भी व्हीकल में चल सकता है। ओके, सही सही। सर ये बैटरी स्वैपिंग सिस्टम का जो बिजनेस भविष्य में आने वाला है या उसकी संभावना है, इसमें पेट्रोल पंप या वही कर सकते हैं, सामान्य कोई वही होल्डर भी कर सकता है? नहीं, जनरली क्या होता है कि देखिए ये बड़े इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है और रिस्क भी इन्वॉल्व है ना, क्योंकि बैटरी का लाइफ जो है उसके बाद में वो 0 होने वाला है, उसका वैल्यू नहीं है ना। तो अगर मान लो इसी किसी कंपनी की ऐसी एजेंसी जैसी रख सकता है कोई आदमी? हाँ, साथ में मिल जाएगी ना। जैसे आज चार्जिंग स्टेशन प्राइवेटली भी लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल से भी हो रहे हैं, उसी तरीके से बैटरी स्वैपिंग बड़े लेवल से भी हो जाएगा एंड प्राइवेटली भी लोग कर सकेंगे। छोटे लेवल पे भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना, वो स्टैंडर्ड को फॉलो किया तो कहीं पे भी ये हो सकता है ना। जैसे और किसी अलग की अलग दुकान हो। कंपनीज आएगी, जैसे जिस तरीके से आज समझो पेट्रोलियम में अलग अलग कंपनीज है, हिंदुस्तान है, भारत है, अलग अलग ये है ब्रांड्स है, कंपनीज काम कर रहे हैं। उसी तरीके से बैटरीज में भी नंबर ऑफ कंपनीज आएगी, लेकिन सबका स्टैंडर्डाइजेशन होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन से फिर वो यूजर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपने भारत की बैटरी डाल दी, कल एचपी की डाल दी, परसों इंडियन ऑयल की डाल सकते हैं, और ये लोग कन्वर्ट होंगे बैटरी में। जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वही धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, कैपिटल रेडी है, सब कुछ रेडी है, ऑलरेडी स्पेस एवरीथिंग रेडी है उनको। हाँ, बेस पूरा है, तो उनको कन्वर्ट होके काम करने में मतलब ऑलरेडी अभी शुरुआत तो कर दी है उन्होंने। करेक्ट। हाँ जैसे मेरे पास बड़े लेवल के समझो आज सेल्स मैन्युफैक्चरिंग है या फिर बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट है, तो वो बड़े अभी ऑलरेडी रिलायंस ने उसमें एंटर कर रहे हैं, बाकी के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं।
तो व्हीकल में जो हमें अपॉर्चुनिटी है, जैसे आज चार्जिंग स्टेशन में आप करते हो तो गवर्नमेंट लेवल से ही इतने चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं कि आपका प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन को बिजनेस कितना मिलेगा। करेक्ट। लेकिन व्हीकल में जो अपॉर्चुनिटी है वो बैटरी और चार्जिंग में नहीं है। करेक्ट। मतलब लॉन्ग टर्म पे आप बड़ी लीडरशिप नहीं उसमें कर सकते, तो क्योंकि उसमें बड़े प्लेयर्स काम कर सकते हैं। व्हीकल में कन्वर्जन में छोटे छोटे इक्विपमेंट में बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे, तो इसीलिए ये मार्केट में आप लीडर बन सकते हैं, एटलीस्ट आपके एरिया में तो भी। ठीक है, 1 नंबर हो गए आपके सभी क्वेश्चन? यस सर, हो गया। यस सर, सब्जेक्ट में जाएं। हाँ, 2 नंबर। हाँ तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे को बैटरी पैक बनाना सीखना है, तो उसके लिए आपके अंडर में या फिर आपके ध्यान में कोई नजदीक में कोई होगा नहीं, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आएंगे ना, तो तब तक हम लोग भी सेटअप कर रहे हैं। तो अगर हो गया तो अभी आपको कमिटेड नहीं था, लेकिन आपको एक्सेस दे देंगे, आप सीख लो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सर ये हम कितने दिनों में आ सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कौन सी डेट या फिर कोई फिक्स? हमने हर महीने के 2 डेट्स अनाउंस करके रखे, 12, 13, 14 एंड 22, 23, 24, हर महीने के 2 डेट। तो आप कभी भी आ सकते हैं, और इन फ्यूचर में भी आपको कभी भी एक्सेस है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके गए और दोबारा नहीं आ सकते। एक आध यूनिट समझो आज बैटरी असेंबली का नहीं है और इन 6 महीने बाद भी आ गया, तो आप फिर से आके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए अलग से फीस नहीं लगेगा आपको। और सर आपकी कंपनी जो 48 वोल्ट की बैटरी का ऊपर आपने रिसर्च किया, तो आपने उस सेल को कहाँ से परचेज किया? उसका आप नाम मुंबई में ही है सप्लायर। मतलब वो ऑनलाइन सेल करते हैं? नहीं, उनका भी हमने टेस्ट करके शुरू किया है, एंड बाकी जो असेंबली यूनिट भी शुरू करना है तो उनका कहना है, उनका चाइना में खुद का फैक्ट्री है, ऐसा उनका कहना है सेल्स बनाने का। तो वो हिसाब से अभी हम लोग उनका पूरा स्टडी करके कौन से लेवल पे कर सकते हैं और क्वालिटी एश्योर्ड मिल सकती है क्या। भले 1 साल चलने वाली वो, लेकिन वो एश्योर्ड 1 साल चलने वाली मिल रही है क्या, तो वो चेक करके फिर काम शुरू करेंगे। एटलीस्ट अभी 2-4 लोग थे, तो 2-4 में से एक पार्टी के ऊपर हम फिक्स तो हो गए कि चलो इनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अभी उनका स्ट्रेंथ एंड ये चेक करके फिर वो यूनिट्स, मशीन का सप्लाई और ये सब चीजें प्रॉपरली कर सकते हैं। क्योंकि टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पे भी कंट्रोल होना चाहिए। मतलब वहाँ पे जिस तरीके से समझो मोटर में हम लोग कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं क्योंकि हमारा वहाँ पे भी कंट्रोल है, तो यहाँ पे आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। तो उस तरीके से अगर वो सिर्फ इम्पोर्टर नहीं होने चाहिए कि जिनको जाओ और मार्केट से माल उठा के यहाँ पे लेके आओ और बेचो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में अगर इन्वॉल्वमेंट है उनका, तो लॉन्ग टर्म के लिए देन उनके साथ हम काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बाकी लोग जो थे वो सिर्फ इम्पोर्टर थे, मतलब वहाँ पे उनका ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट था, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं था, तो कंट्रोल नहीं था। सर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने का प्लान है दूसरा स्टेट्स में? नहीं, अभी क्या कर रहे हैं, ये कल हम लोग इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। बिजनेस एसोसिएट्स जो बन रहे हैं ना, तो उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो जैसे आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, देखिए नया सेटअप स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डेवलप करने से बेटर है आज ऑलरेडी इतनी फैक्ट्रियां है, उनको काम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उनके पास टीम है, सब कुछ है, तो उनको अगर जॉब वर्क देते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देते हैं, तो उनसे करवा के ले सकते हैं। अभी जैसे सुरेश सर के पास 3 व्हीलर का पूरा सेटअप रेडी है, तो उनको अलग से हमें 3 व्हीलर का सेटअप करने की जरूरत नहीं है। और उनके लिए क्या होगा कि उन्होंने ऑलरेडी सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो प्लांट का कॉस्ट रिकवरी हो चुका है, उनका टीम ऑलरेडी ट्रेन है, तो वो जितना सुपीरियर प्रोडक्ट कम कॉस्ट में बना सकते हैं, उतना नया मैन्युफैक्चरर नहीं बना सकता है। उसको सीखने में, एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इनेबल्ड कर रहे हैं हम लोग। तो बिजनेस एसोसिएट जितने बन रहे हैं, तो उनके पास जितना भी रिसोर्सेस है, आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है आपके पास, तुरंत आप शुरुआत। अभी जैसे लास्ट बैच में पुणे के एक सर थे, विलास सर करके, उनका 3 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग है, और 3 व्हीलर का हमारे पास एक इंक्वायरी था कि फिश डिलीवरी के लिए उनको 3 व्हीलर चाहिए था, तो वो नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो फिर वो काम हमने उनको दे दिया कि ठीक है, आप फिश डिलीवरी के एक प्रोटोटाइप बना के दे दीजिए, एंड उनका जो भी ऑर्डर आएगा तो आप बना लीजिए 3 व्हीलर।
तो इस तरीके से हाँ, अलग अलग इसमें, जैसे आपके पास अगर कोई फैब्रिकेशन सेटअप है, वहां पे आप शुरुआत कर सकते हैं। मेन पर्पज ही यही है कि हमें कोई कंट्रोल ये नहीं है, हम ना ओन ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, ना हमारे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, ऐसा हमारा कोई चाहता है। जो नहीं है, कोई नहीं कर सकता, वो हम करेंगे, और जिसके लिए ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है तो लेट्स ग्रो टुगेदर, सबको मिलके करेंगे। अभी भी हमको जो कब ये मिल रहा है सर? बिजनेस स्कूल हम लोग ये कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि अभी समझो बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये चीजें आप सीखिए और आपका खुद का फैक्ट्री चालू कीजिए, या फिर अगर एग्जिस्टिंग कोई सेटअप है तो उसमें इनेबल्ड हो जाइए। मेन पर्पज इसके पीछे का यही है, क्योंकि काइंड ऑफ इंडस्ट्री में स्टार्टअप। जनरली क्या होता है, बिजनेस में कोई अपना बिजनेस सिखाता नहीं है दूसरे को, बराबर। कोई उसके बिजनेस सीक्रेट नहीं बताता है, या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या हर्डल्स है, ये कोई बताएगा नहीं। बाजू वाला 2 शॉप बाजू बाजू में, तो वो भी नहीं बताता है दूसरे को, क्योंकि यानी सर उसको आप मोनोपोली मेंटेन रखनी होती है, उसको खुद का प्रॉफिट करना होता है। लेकिन जब आपका विजन बहुत बड़ा हो जाता है ना, तब आपको सपोर्टर्स चाहिए होता है। जब तक अभी हजारों मैन्युफैक्चरर्स नहीं खड़े होंगे, तब तक हम भी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते ना। जो गोल है हमारा 2040 तक कम से कम 40 कंट्रीज में एस्टेब्लिश होना, और हम एक फैक्ट्री में अटक गए हैं, तो क्या होगा? डिसेंट्रलाइज हो रहा है सर मैन्युफैक्चरिंग का। पहले तो एक सिंगल ओनर्स थे, हाँ, ओएम्स, और डिसेंट्रलाइज जितना हो अभी समझो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बनेगा और कोई बड़ा ऑर्डर भी आता है, अभी सब जो चाइना में काम करते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी 10,000 पीसेस, 20,000 पीसेस, ऐसे भी ऑर्डर्स आते हैं बड़े बड़े। अगर 10,000 पीसेस का ऑर्डर आया, तो एक फैक्ट्री में बनाने से बेटर है ना, आपके पास 10 फैक्ट्रीज है ऑलरेडी, सबको 100-100 पीस, 1000-1000 पीस डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया, तो विद इन अ मंथ आप 10,000 पीसेस बना सकते हैं ना। यानी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ये रेडी स्केल रहेगा तो कैसे आप बनेगा सर? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, तो उनको इनेबल्ड किस में करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, उनको सिर्फ टेक्नोलॉजी में ये करना है, और स्किल, ये टेक्नोलॉजी का स्किल देना है, तो वो कम कॉस्ट में एंड कम एफर्ट में इनेबल्ड हो जाएगा, तभी मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज अगर हम बोलेंगे फॉरेन कंपनीज आएगी यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी और फिर होगा, तो फिर हमें एज ए एम्प्लॉय काम करना पड़ेगा, तो फिर अंग्रेजों ने जो किया अलग क्या होने वाला है, वही रहेगा ना। हाँ सर, अभी सेल्स एंड प्रमोशंस में क्या स्कोप है सर? ठीक है, आपका नंबर आने के बाद आप पूछिए। सही है। 2 नंबर 2 नंबर हो गया, 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर। फोर नंबर। हेलो सर, 4 नंबर बोल रहा हूँ। हाँ सर। मेरे क्वेश्चन है सर, अभी जीवो A1 का है ना आपका किट, इलेक्ट्रिकल किट। हाँ। अभी उसमें हमारा हाइब्रिड में लगाया गाड़ी में, पेट्रोल और इसमें लगाने के बाद अभी इलेक्ट्रिक में चल रहा है गाड़ी। उसको ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग ब्रेक किया तो वो टायर को रुकवाएगा, नहीं तो इंजन को बंद करेगा। नहीं समझा मैं। अभी सर इलेक्ट्रिकल गाड़ी बोलते हम लोग कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल से। हाँ हाँ। उसमें हम रनिंग में ब्रेक मारते। हाँ। वो ब्रेक ब्रेक इलेक्ट्रिकल में ब्रेक मारा तो, अगर पेट्रोल में ब्रेक मारा तो टायर को होल्ड करेगा। हाँ। इलेक्ट्रिकल में टायर को होल्ड करेगा, नहीं तो इंजन बंद हो जाएगा। नहीं, इसका इंजन ही, इलेक्ट्रिकल इंजन ही व्हील के अंदर है। हाँ वही, उसका पावर कट ऑफ हो जाएगा, नहीं तो। हाँ, पावर कट ऑफ होगा एंड उसमें रेजिस्टेंस भी क्रिएट होगा मोटर में, एंड प्लस मैकेनिकल ब्रेक भी लगेगा। दोनों होगा एक ही साथ, ड्यूअल होगा। हाँ ओके सर। और दूसरा बैटरी के बारे में आप बोल रहा था 18 रुपीज पर वाट कुछ बोल रहा था ना। ओके, कौन सा बैटरी सर वो? लेड एसिड, सॉरी लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट। लिथियम फॉस्फेट। ओके सर, दूसरा कोई क्वेश्चन है, अभी पूरा बैटरी और किट टोटल कॉस्ट कितना होगा सर इसका? वो आप वेबसाइट पे देख लीजिए ना। वेबसाइट में तो बैटरी का कुछ नहीं दिख रहा ना उसमें। बैटरी नहीं है, तो बैटरी का मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया कि आपको कितना एम्पियर का बैटरी लगाना है, कितना किलोमीटर गाड़ी चलाना है, वो हिसाब से आप
कर सकते हैं, एम्पियर के हिसाब से आप जितना स्टोरेज कैपेसिटी है वो हिसाब से प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर, वही है। क्योंकि कोई 30 एज का लगाएगा, कोई 40 एज का लगाएगा, कोई 24 एज का लगेगा, तो वो कैलकुलेशन इसलिए मैंने आपको सिखा दिया ताकि कोई भी अलग अलग व्हीकल में या अलग अलग के हिसाब से आपको डिजाइन करना है तो बैटरी आप खुद कस्टमर को कोट कर सकते हैं या फिर आप भी खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं आएगा प्राइस है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन हमने इन एन एवरेज ये निकाला उसका कि ठीक है, ओके सर, कभी आपको 17 रुपए पर वॉट से भी मिल सकता है, कभी कभी 19 रुपए से भी मिल सकता है। ओके सर। दूसरा क्वेश्चन है, अगर बैटरी में फॉर एग्जांपल 30 AH बोल के हम लोग बोलते हैं ना कैपेसिटीज का, अगर वो कैपेसिटी में गाड़ी में टू व्हीलर में हम लोग 50 किलोमीटर रेंज से जाए तो कितना किलोमीटर आएगा, कुछ बता सकते सर उसको? कल का अटेंड किया नहीं था आपने? हाँ, वो मिस हो गया सर। हाँ, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें ना अलग अलग फॉर्मूलाज दिए हैं मैंने। ओके सर। तो वो फॉर्मूलाज यूज करके आप गाड़ी का वजन कितना है, स्पीड कितना है एंड पर किलोमीटर कितना कंजम्पशन आएगा, ये सब निकाल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, उसमें टेक्निकली आपको पूरा मतलब एक जो रिसर्चर को नॉलेज चाहिए होता है वो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके सर, इन्वेंटर भी काम कर सकते हैं उस बेसिस पे। तो आप ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो वो रेशमा मैम से लिंक ले लीजिए आप कल का वीडियो का। हाँ हाँ, ओके सर। या वो मैं सर को कॉल करके ले लीजिए और वो पूरा देख लीजिए कल का। ओके सर, ओके। और कोई क्वेश्चन? मतलब ये कैलकुलेशन के लिए, अभी मैं एक बार बता दूंगा तो नेक्स्ट टाइम मेरी जरूरत पड़ेगी। अगर वो आप देख के कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर आप इनेबल्ड हो जाएंगे। एंड फिर भी कुछ क्वेश्चन बचता है तो आप कल पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू। 5 नंबर। और सर मेरा बैटरी का तो आपने आंसर कर दिया। मेरा ब्रेक के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वो क्या मैं पूछ सकता हूँ अभी? आपका कितना नंबर है? 5 नंबर है सर। ओके ओके, हाँ आपका ही नंबर है, बोलिए जो पूछना है पूछिए। अच्छा सर, हमारे जो मोटर्स आ रहे हैं गोगो A1 के, वो ड्रम भी आ रहे हैं और डिस्क ब्रेक भी आ रहे हैं, तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक ESC वाला कुछ लाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, EBS? ऑलरेडी है ना उसमें, डिस्क ब्रेक वाले में EBS ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम ऑलरेडी होती है उसमें, हर मोटर में। खाली साइकिल का जो गियर्ड मोटर है उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बाइसिकल का जो गियर्ड मोटर है उसमें 1 वे क्लच दिया हुआ है। 1 वे क्लच इसलिए दिया है ताकि आप जब पैडलिंग पे मोटर चलाते हो तब मोटर का रेजिस्टेंस ना क्रिएट हो, तो इसलिए वो फ्री चलता है। तो सिर्फ वो इसमें आपका ब्रेकिंग नहीं होगा, अदरवाइज बाकी सभी मोटर में ब्रेक ABS आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो रेगुलर कंट्रोलर में नहीं होगा, आपका रीजनरेटिव कंट्रोलर है तो उसमें है, तो स्कूटर में भी है, मोटरसाइकिल में भी है। ओके ओके, ठीक सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, 6 नंबर। हाँ सर, आजर। हाँ सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कोई भी कन्वर्जन किट लेते हैं, समझो फॉर एग्जांपल A प्राइस में लिए, हमने कस्टमर को B प्राइस में दिए, लगा के दिए, तो उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? हाँ, ये कल पूरा बिजनेस एसोसिएट को जो अपॉर्चुनिटीज है ना, तो कल मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बिजनेस एसोसिएट को 10% मार्जिन मिलता है। बिजनेस एसोसिएट को 10% मिलता है? हाँ, और टोटल 10% है, जिसमें 3% का आपको प्रोमो कोड मिल जाता है। अगर कस्टमर को आपको 3% देना है तो आप उनको 3% दे सकते हैं, एंड 7% आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो वेबसाइट पे प्राइस है हम तो वही प्राइस से बेचते हैं, लेकिन बिजनेस एसोसिएट 3% डिस्काउंट देके बेच सकता है, तो वो कस्टमर आपसे परचेस कर लेता है। और कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया किसी ने भी परचेस किया तो आपके अकाउंट में 7% आ जाता है। और सर अपने को इसमें टूल्स का रिक्वायरमेंट क्या होता है ये चीजों के लिए? कुछ कॉस्टली टूल्स लगते हैं या नॉर्मल में ही काम चल सकता है हमारा? किस टाइप के वर्क में? कन्वर्जन में? कन्वर्जन करके हमको कुछ लगाना होता है तो उसके लिए? हाँ, तो बहुत बड़े कुछ टूल्स नहीं है उसमें, नॉर्मल जो मैकेनिक्स के टूल्स होते हैं। हाँ, नॉर्मल मैकेनिक के पास जितने टूल होते हैं उतने, उससे थोड़ा आपका मल्टीमीटर, ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिक की चीजें बढ़ जाएगी। और उसमें गैराज को हमारे कुछ अपग्रेडेशन करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा कुछ? किसके लिए?
ये कन्वर्जन किट का जो सेक्शन के लिए ऐसा कुछ कोई ऐसा अपग्रेडेशन या कुछ अलग सेक्शन ऐसा कुछ? हाँ, जब ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर आएगा ना तो उसमें वो पूरा सिस्टम के साथ ही मिलेगा आपको। मतलब टूल्स आएंगे, वर्क स्टेशन आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, आपका ब्रांडिंग आएगा, ये सब के साथ में ही आएगा, वो पैकेज ही वैसा बनेगा। और उसका एक डेमो मॉडल हम लोग यहाँ पे भी तैयार कर रहे हैं रबाले में। तो वो एक्चुअली आपका जो वर्क स्टेशन रहेगा वैसा ही वर्क स्टेशन यहाँ पे बनेगा। प्रैक्टिकल में भी आएंगे तो 1-2-3 महीने में वो रेडी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल में आएंगे तो आपको वही वर्क स्टेशन में और वैसा ही सेटअप आपके यहाँ पे बनेगा। तो एक आइडियल, वो एक स्टैंडर्ड सेटअप रहेगा। दूसरा सर लास्ट में ये था कि मैं जो है मेरे मैकेनिक के साथ मिलके काम करने वाला हूँ। ओके। तो प्रैक्टिकल सेक्शन में मैं उसको ला सकता हूँ? हाँ हाँ, लाइए ना, खाली उनका होटल चार्जेस आपको एक्स्ट्रा चार्जेस मैं देख लूंगा। ठीक हाँ। है। ओके सर, थैंक यू सर। नहीं पूछना था। थैंक यू सर। 6 नंबर ना आपका? हाँ 6। 7। हाँ सर। सर ये एक्टिवा में डिस्क ब्रेक नहीं है तो फ्रंट व्हील जब भी कन्वर्ट करेंगे तो डिस्क ब्रेक डाल सकते हैं क्या उसमें? हाँ, उसमें अल्ट्रेशन करना पड़ता है ना आपको। डिस्क ब्रेक अभी जैसे नई गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आता ही है। हाँ। तो वो फोर्क भी आपको चेंज करना होगा। अच्छा, फोर्क चेंज करना होगा। जो सस्पेंशन का ये है। हाँ। तो सर अगर कोई लगा सकते हैं। ओके। कोई गाड़ी में मोटर बाइक्स में आजकल ABS आता है ना, तो वो ABS सिस्टम ऐसे अभी मोटर बाइक में तो पीछे का व्हील चेंज करते हैं, तो उसमें अगर ABS है तो कैसे ये कर सकते हैं सर? 2 व्हीलर में आता है ABS? आजकल आता है ना सर ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। हाँ। तो हाँ, अगर वो है तो आप वो ब्रेक सिस्टम को वो डिस्क में ही आएगा ना आपका, ड्रम में तो नहीं आएगा। डिस्क में ही आएगा वो तो। हाँ, तो डिस्क ब्रेक आप मोटर का साथ में वो ब्रेक अल्टर कर सकते हैं। वो एज इट इज ब्रेक सिस्टम रखिए। ओके। और मोटर के साथ जो फिटिंग है ना, तो उसको एक आपको कपलर बनाना होगा। ओके। तो जो मोटर का PCD है एंड आपका जो डिस्क प्लेट का PCD है, वो दोनों को मैच कर दिया तो वो मोटर पे वही ब्रेक लगेगा। ओके। सर अगर कैपेसिटर बैंक कुछ ऐड करना है बैटरी के साथ तो उसमें चार्ज ये कंट्रोलर में कुछ अलग से पोर्ट्स रहते हैं क्या उसके लिए? नहीं, कंट्रोलर में अलग कुछ नहीं करना है आपको। बैटरी से कैपेसिटर बैंक में आएगा एंड कैपेसिटर बैंक से ये इसमें आ जाएगा, कंट्रोलर कनेक्ट होगा। मतलब कंट्रोलर कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट होगा एंड कैपेसिटर बैंक बैटरी बैंक को कनेक्ट होगा। ओके। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। 8 नंबर। हाँ सर। हाँ, मारुति ने आपने कल बोला था कि 12 किलोवाट का वो सिलेक्ट किया मोटर। नहीं, 15 किलोवाट का। 15 किलोवाट का। हाँ, 15 किलोवाट का। तो वो 15 किलोवाट का मोटर मतलब चारों टायर में बांट दिया है कि? नहीं, वो हब मोटर नहीं है, वो ट्रैक्शन मोटर है। इंजन की जगह पे मोटर लग जाता है, फिर मोटर उसका देन डिफरेंशियल एंड फ्रंट व्हील ड्राइव, वो किट है अपने पास पूरा। अच्छा, ओके। प्रैक्टिकल में आएंगे ना तो वो एग्जैक्ट किट आपको दिखाता है। हाँ। फिर उसमें AC कंप्रेसर अलग है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, ब्रेक बूस्टर अलग है, देन इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम है। तो वो ट्रेनिंग के लिए मैंने एक पूरा किट मंगाया था, है। ओके। नेक्स्ट 9 नंबर। सर माझं काय आता एवढं हे काय नाही बोलायचं काय नाही, तर मला फक्त एवढंच ते मागाशी कुणीतरी विचारलेलं बॅटरी बद्दल, म्हणजे नाही का तिकडे येऊन शिकायसाठी नाही का बॅटरीचं पण ट्रेनिंग देणार आहे, तर त्याच्याबद्दलच विचारायचं होतं, बाकी काय नाही। हाँ, बैटरी का इधर असेंबली यूनिट स्टार्ट होने के बाद में आप कभी भी आके सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चालेल। ठीक है, बस मोटर मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग में उसमें नहीं ये रहेगा, लेकिन बाकी सब में रहेगा इंक्रीज। क्योंकि मोटर मैन्युफैक्चरिंग का जनरल इसमें रहेगा, जितना मोटर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया उतना सीख सकते हैं, लेकिन डीपली जो ट्रेनिंग रहेगा उतना नहीं है।
बाद में उसका एक सेपरेट कोर्स करेंगे तो बिजनेस एसोसिएट को डिस्काउंटेड प्राइस में रहेगा, अगर किसी को मोटर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है तो। आणि सर एखादं समजा आपण छोटस सायकल पण बनवली नाही तर काय ते सर्व शिकवणार का फक्त मोटर बद्दल शिकवणार? नहीं, बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, देन स्कूटर का असेंबलिंग, रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल कन्वर्जन, 3 व्हीलर कन्वर्जन, 4 व्हीलर का भी किट रेडी है तो उसका भी कन्वर्जन, वैगनर में ऑलरेडी हम कर रहे हैं तो उसको वो भी आप सीख सकते हैं। मग आता आम्ही 3 दिवस तिकडे येणार, हे सर्व तुम्ही आम्हाला दाखवणार? हाँ, 3 दिन आपके साथ में इंस्ट्रक्टर रहेंगे, आपको आप जो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे, आपको पहले बताएंगे कैसे फिट करना है और आपको खुद को फिट करना है। ओके, ही 4 गोष्टी। हाँ, मतलब मोटरसाइकिल का कन्वर्जन हो रहा है तो 3-3, 4-4 लोगों का ग्रुप बनता है, तो 3-4 लोग मिलके एक गाड़ी को पूरा डिसमेंटल करके फिर असेंबल करना है, या फिर नया कोई गाड़ी है दूसरा तो उसको पूरा बेस से आपको असेंबल करना है, तो आप खुद करेंगे तो क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको समझ में आ जाता है। तो पहला एक बार आपने सक्सेसफुल ये कर लिया, फिर उसके बाद में आपको जो बिजनेस करना है वो डिपार्टमेंट में आप रुक के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझो कि जिसको बिजनेस करना है कन्वर्जन किट का, तो वो सेंटर आप चलाओ, तो आपको 1 महीना रुकना है, 15 दिन रुकना है, तो वो प्रैक्टिकली यहाँ पे रन करो सेंटर को, एक्सपर्टाइज लाओ एंड देन आपका सेंटर शुरू करो। ठीक है सर। नेक्स्ट 10 नंबर। टेन 11। हेलो सर। हाँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है, ये बैटरी पैक बनाने के लिए हाँ बैटरी का सोर्सिंग तो हमारा उधर तो है ही नहीं सर कुछ भी, तो किधर से करने? नहीं, अभी इंपोर्ट होता है एंड जल्दी शुरू हो जाएगा यहाँ पे भी सेल्स मिलना। इधर हैदराबाद में तो कोई इंपोर्टेड चाइना से नहीं यूज करना है तो सैमसंग का ले लीजिए, उनका मलेशिया में बनता है, कोरिया में बनता है, ये एलजी का भी बाहर है। तो हमारा रिसर्च में एक बेंगलुरु में एक अल्ट्रा लाइफ बोल के कंपनी, उससे एक बार मेल किया था मैं। वो लोग अमेरिकन बैटरी को इधर असेंबली करके अल्ट्रा वही तो वहां से लिथियम कर रहे। हाँ सर आपका उधर कोई ऐसा है, अगर हम लोग अभी फिलहाल थोड़ा दिन के लिए कुछ बैटरी आपसे खरीद सकता है क्या? हाँ, लेकिन आप बैंगलोर में है फैसिलिटी अवेलेबल तो वहाँ पे ही बनवा लीजिए ना, बेटर रहेगा। और जब आप ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग के बाद में आपको असेंबली स्टार्ट करना है तो देन मटेरियल यहाँ से भी सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर। क्योंकि अभी क्या होगा, एक बैटरी पैक बनवा के आप मंगाएंगे तो उसका वारंटी के लिए तकलीफ होगा ना। वही आप हमारे पास भेजेंगे, हम मैन्युफैक्चरर के पास भेजेंगे, देन फिर से एक बार असेंबली प्लांट उसका रिपेयरिंग फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल हो गया तो वो टाइम पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस फास्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या समझो लोकल में रहेगा तो आपको बैंगलोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो बैंगलोर है, हैदराबाद में भी लोग हैं, चेन्नई में भी है बैटरी वाले, दिल्ली में है, मुंबई में है। तो अभी समझो बाकी एरिया से अगर ये होता है तो ठीक है, उनको ऑप्शन ही नहीं है तो दे देंगे यहाँ से, या हम रेकमेंड बता देते हैं कि ठीक है ये 2 मैन्युफैक्चरर है, इनमें से आप किसी से भी ले। ओके सर, ओके, थैंक ठीक यू है। सर। फिर अपना ये शुरू होने तक थोड़े दिन, फिर शुरुआत होने के बाद में फिर आपको रॉ मटेरियल भी इधर से मिल जाएगा या फिर बैटरी पैक भी मिल जाएगा। ओके। ताकि एटलीस्ट कुछ तो कंट्रोल आ जाएगा, भले सेल नहीं आएगा तो भी बैटरी असेंबली पे तो आ जाएगा। सही है। और कोई क्वेश्चन? बस इतना। ठीक है। आपका 12 नंबर ना? 11 से 11। ओके, 12 नंबर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। सर एक क्वेश्चन था मेरे बैटरी एफिशिएंसी के बारे में। हाँ। जब बैटरी की वारंटी समझिए 2 साल आ गई उसकी। हाँ। जब स्टार्ट में उसकी एवरेज कैपेसिटी 30 किलोमीटर है। हाँ। तो आखिरी तक उसकी 30 किलोमीटर ही रहेगी क्या? बैटरी की एफिशिएंसी कुछ कमी होगी? 80% कंसिडर किया जाता है, 80% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपका जितना वारंटी पीरियड है ना, हाँ,
हाँ, तो उसमें 80% से कम नहीं। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, उसको 60% तक लेके आती है, फिर 3 ईयर का वारंटी देती है। तो उसमें मेंशन वो 60% कर देते हैं। तो 80 से नीचे गया तो बैटरी खराब हो गया समझ लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट 13 14। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कनेक्ट हुआ हूँ। पहले था, उसके बाद सुंदर मैं उमेश सर से लिंक लेके देखना कर। ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नहीं ठीक, कोई नहीं। ठीक है, 15 नंबर। 15 16। सर 15 में बिना अनम्यूट किए बात कर रहा था। ओके ओके, हाँ बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम। अभी सेल्स प्रमोशन आपने कहा कि कल थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो हाँ, कल एज ए बिजनेस एसोसिएट आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और कैसे इमीडिएटली अर्निंग करना, कैसे स्टार्ट करना है विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ओवर इंडिया बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। तो ये इमीडिएट अर्निंग स्टार्ट करना है। उसके साथ में पैरेलल फिर छोटा जो आपको समझो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर कन्वर्जन सेंटर शुरू करना है, तो साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन शुरू करना है। वो 1-2 साल रन करना है, देन बड़ा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके काम करना है। ओके, तो और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, और आपने स्कोप बताया कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल नीड्स, बहुत सारे अदर देन प्रोटोटाइप कन्वर्शन छोड़ के बहुत सारे इंडस्ट्रियल नीड्स है। तो वो कोई प्रोटो पिक्चर्स है क्या, ताकि जब हम प्रमोशन करेंगे तो वो आपको पूरा प्रमोशनल मटेरियल हम लोग रेडी करके देते हैं ना। जैसे अभी कन्वर्जन किट्स है या फिर स्कूटर है या फिर जो जो प्रोडक्ट है, तो उसका आपका प्रोमो कोड डाल के प्रमोशनल मटेरियल रेडी करके देते हैं। तो आपको जस्ट वो प्रमोट करना है। ठीक है, तो हम इंडस्ट्री में जाके प्रमोट करके वहां से ऑर्डर लेके आपको कम्युनिकेट करना है। मैं बता दूंगा, हम जनरल सेल्समैनशिप नहीं करेंगे, वी आर इन द फुल बिजनेस। तो उसके मेथड्स मैं बता दूंगा कि कैसे लोग खुद होके आपके पास आने चाहिए। ओके 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 सर, बस ओके, थैंक यू। 16। हेलो सर, चिराग बात कर रहा हूँ। हाँ चिराग। हाँ सर, मुझे ना मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने रिसर्च भी किया है, मार्केट रिसर्च भी किया हुआ है, बट मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि इन गुजरात ओनली वन प्लांट इन जामनगर और बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग। सो आई हैव इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ही मैन्युफैक्चरिंग का है। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को क्या क्या ध्यान रखना है, यानी क्या क्या स्टार्ट करना है। अभी मैं टाइप का सेटअप है आपका? सेटअप नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है अभी, यानी इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करना है। ओके, और क्यों स्टार्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग? बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हाँ, खुद का ब्रांड करने के लिए। हाँ, लेकिन आपका पैशन है मैन्युफैक्चरिंग, पैसा नहीं है। ठीक है, तो बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा यूनिट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज के लिए आपको एक 10 लाख में कैसे काम शुरू हो सकता है उसका एक मॉडल बना रहे हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर में भी जो रहेगा ना, तो वहाँ पे बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेटअप रहेगा। ओके, तो वही आप कॉपी कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, यानी उसके रिगार्डिंग जो भी फिक्चरिंग आते हैं, यानी जो भी मॉडल के हिसाब से आपको फिक्चर्स मिलेंगे, पाउडर कोटिंग यूनिट मिलेगा, वेल्डिंग मशीन्स मिलेंगे, वो पूरा सेटअप मिल जाएगा, प्लस रॉ मटेरियल। मुझे जो टेक्निकली जो ब्रीफ में चाहिए वो, यानी बाइसिकल का डिजाइन है या जो फ्रेम आती है बाइसिकल की, उसका ट्यूबिंग है, जो ट्यूबिंग है वो स्टैंडर्ड साइज नहीं मिल रहा है मार्केट में। स्टैंडर्ड जो बाइसिकल है बिजनेस करने का, हम लोग जो ये कर रहे हैं ना कि जैसा मार्केट में चल रहा है वैसा नहीं करना है, नीड बेस्ड प्रोजेक्ट करने हैं। तो बाइसिकल किसके लिए बनाना है? यानी ओपन मार्केट के लिए। कस्टमर आपका कौन रहेगा? कस्टमर यानी अभी कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं किया है। हाँ, अभी समझो आप ओपन मार्केट के लिए बाइसिकल बनाते हैं तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स है, ऑलरेडी बाइसिकल है ओपन मार्केट में, लेकिन उसकी जगह पे बाइसिकल आप अगर होटल डिलीवरी के लिए बनाते हो,
तो उसका मार्केट बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है और उसमें कोई काम नहीं कर रहा है। तो होटल डिलीवरी के लिए जो रिक्वायर्ड है वो ये सबसे जनरल जो मटेरियल अवेलेबल है उसमें हम डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, यानी उसमें एस्थेटिक की जरूरत नहीं है। हाँ, एस्थेटिक की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। और फिर एक बार आपका प्रोजेक्ट पूरा प्रॉपर रनिंग हो गया, देन एक एक मशीनरी बढ़ा के फिर आप आगे और सुपीरियर इसमें जा सकते हैं। पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, एक्सपर्टाइज आना, प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस। करने को तो बहुत कुछ है आपको, फिर आज एक्सट्रूजन वो मशीन डालने हैं, देन बाकी का एल्यूमिनियम बाइक बनाना है, तो सब कुछ पॉसिबल है, कर सकते हैं। आज आपको कार का फैक्ट्री चालू करना है तो टेक्नोलॉजीज है, तो 1 साल में कार का फैक्ट्री रन हो सकता है आपका, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट, उतना मार्केट फिजिबिलिटी, तो ये सब उतना आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ये सब को कैलकुलेट करके शुरुआत शुरू से करो, छोटे से करो, धीरे धीरे जैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं किया तो दुनिया आके करके खत्म होने वाला है मार्केट, ऐसा तो नहीं है। जब जागोगे सवेरा है। और अगर आपने ज्यादा ये करके शुरू किया और उतना कैपेबिलिटी नहीं है और 1 साल में फिर अगर थोड़ा सा सेटबैक बैठ गया तो फिर से उठने में बहुत टाइम लगेगा। तो उससे बेटर है कि जैसे एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं तो पहले दिन कितने पुशअप्स मारते हैं? 10-12। और महीने बाद 50-60। हाँ, तो पहले दिन से 50 से शुरुआत करेंगे तो नहीं होगा, दूसरे दिन करोगे ही नहीं ना, बराबर है ना? बॉडी इतना पेन करेगा कि दूसरे दिन से मूड ही नहीं होगा करने का। तो इसीलिए शुरुआत 10 से करो, धीरे धीरे रोज एक 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 बढ़ाते जाओ। ओके। तो 40 दिन में आप 50 पे जाएंगे। बराबर। तो उसी मेथड को यूज करेंगे, ताकि क्या होगा कि आपका डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, बड़ा लोन नहीं लेना होगा, बाकी अरेंजमेंट नहीं करते। आज जहाँ पे खड़े वहां से शुरू होना चाहिए। आज कुछ नहीं हाथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी बिजनेस कर सकते हैं, वहां से शुरुआत करो। अगर आपके पास, आपने बोला कुछ नहीं है सर मेरे पास 1 रुपया नहीं है, फिर भी बिजनेस करना है, फिर भी एक्सपर्टाइज लेनी है, तो आओ आप 1-2 महीना 4 महीना रबाले रुको, यहाँ का प्लांट हैंडल करो, तब तक आपको अथॉरिटी देता हूँ, आप ये ऑपरेट करके ये करो। जब आपका कॉन्फिडेंस आ गया फिर एक पार्टनर ले लो, खुद शुरू कर दो, नहीं तो तब तक मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करो, ट्रेडिंग में सपोर्ट करो। बराबर। तो जब निकलना है वही डायरेक्शन में जाना है तो कोई रोक नहीं सकता है आपको। नहीं, डायरेक्शन तो वही है। हाँ, तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जैसे बिल्ड होगा। आज आपने समझो कुछ भी पता नहीं है, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, आज लोन लिया या कोई पार्टनर ले लिया, इन्वेस्टमेंट पार्टनर, तो उनका रिकवरी के लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर एक 4-6 महीना आपने खुद बिजनेस चलाया, रन किया, आपको पता है कैसा बनाना है, कैसा प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, ऑर्डर्स कैसे निकलना है, तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन सामने वाले को दे सकते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, पैसा नहीं है, आप पैसा लगाओ, पार्टनरशिप कर लो, मैं आपको आपका पैसा इतने साल में रिकवरी करके दे देता हूँ। बराबर। वो कॉन्फिडेंस आपका अलग रहेगा। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करके दे रहे हैं, ताकि आपको जो भी करना है तो उसमें जितना आपका डेयरिंग है, कैपेसिटी है, वहां से शुरुआत कीजिए। कुछ भी नहीं है तो भी शुरुआत कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। और एक और क्वेश्चन है कि अगर हम ट्रेनिंग में आते हैं वहाँ बॉम्बे, हेलो, तो मैं मेरे ब्रदर को लेके आ सकता हूँ क्योंकि वो मेरा बिजनेस पार्टनर रहेगा? ठीक है ना, लेके आइए। ओके, थैंक यू सर। खाली उनका स्टे एंड फूड का कॉस्ट आपको अलग से देना होगा। यस यस यस। अगर कोई फी रहेगा तो भी देंगे। हाँ, फी अभी तो नहीं लेते, देखते हैं। आप देने वाले हैं तो ना नहीं बोलो। हाँ। ओके ठीक, ओके, थैंक यू सर। 17 आपका 16 था ना नंबर? यस सर। हाँ सर, तो 17 नंबर। 17। हाँ, हेलो सर। मुझे तो जितने क्वेश्चंस है सब मैंने पूछ लिए, कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट मुझे अभी जो स्टार्ट करना है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इतना सोचा है मैंने अभी राइट नाउ कि एक शॉप लेना है, शॉप में 2-3 साइकिल आपकी रखनी है और बाकी के ब्रोशर्स सब आपके रखने हैं। फिर नहीं, अब इसका प्लानिंग आप कल कीजिए, क्योंकि कल और भी बहुत बातें करने वाला हूँ मैं।
हाँ, तो बस ऐसा ही सेटअप के बारे में ही सोच रहा हूँ कि किस तरह हाँ से एक शॉप लेके किस तरह से काम करना, क्योंकि वही कल और सोच भी रहा हूँ। ऑप्शन आपके बाकी क्वेश्चंस सामने ओपन हो जाएंगे। कल शायद आप शाम को बोलेंगे कि नहीं सर सेटअप की भी जरूरत नहीं, मुझे पता है अभी काम कैसे करना है। अच्छा अच्छा, तो राइट नाउ तो यही सोच रहा हूँ, कल देखते हैं आप कल हाँ क्या हाँ सोच रहा हूँ। हाँ क्योंकि कल विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड इमीडिएट अर्निंग इसके ऊपर ये है। जैसे छोटे छोटे कोई इक्विपमेंट बना के एग्रीकल्चर के, फिर कोई एक छोटा प्रोजेक्ट लेके, इस तरह से भी सोचा है। धीरे धीरे कुछ करेंगे हाँ प्रोजेक्ट लेके। ठीक है, कल बात करेंगे इसके। यस 18 सर ये जो आपने कन्वर्जन किट के बारे में बात किया था, हाँ ये अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग कन्वर्जन किट आता है ना? मतलब होंडा एक्टिवा के लिए अलग होगा। कन्वर्जन किट है ऑलमोस्ट 2 व्हीलर में लग जाता है, जिसका खाली बड़ा टायर है ना, जैसे FZ हो गया या फिर अलग मॉडल है जिनका ब्रॉड टायर है, तो उसके लिए थोड़ा अलग मोटर लगेगा। अदरवाइज अभी जो है 90, 110, 17 वाला जो टायर लगता है, तो ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में वो लग जाता है, इवन बुलेट तक वो कवर उससे कवर हो जाता है। वैसे स्कूटर का अलग होगा? हाँ स्कूटर का अलग होगा। तो फिर इसमें जो आप कन्वर्जन किट दे रहे हैं इसमें सब आ जाता है? नहीं, अभी जो मॉडल अप्रूवल आएगा ना, तो पहले सपोज अभी स्प्लेंडर के लिए आ रहा है तो स्प्लेंडर के साथ में पैशन कवर होगा। जो 10 किलो वेट वेरिएशन में मॉडल्स है ना, उतने कवर हो जाएंगे। बाकी के मॉडल वही कंपनी के, फिर हर एक कंपनी के लिए अलग लेना होगा एंड मॉडल्स के लिए भी अलग अलग अप्रूवल होगा। तो फिर ये जो है आपको वहाँ पे जो फैब्रिकेशन वगैरह करना पड़ेगा या इट्स रेडी? नहीं किट तो आपको रेडी बॉक्स पैक आएगा ना, जब मॉडल वाइज जिसका अप्रूवल हुआ है वो मॉडल का बॉक्स पैक आएगा। आपने स्प्लेंडर का बोला और पुराना मॉडल नया मॉडल बोल दिया, तो वो पर्टिकुलर आएगा, बॉक्स पैक आएगा, उसमें सब फिटमेंट सब कुछ रेडी रहेगा। आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है, वहाँ पे अल्ट्रेशन फैब्रिकेशन कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज वही मॉडल के लिए बनेगा। अभी कैसा है, अभी कंपोनेंट्स है और हर अलग अलग मॉडल में लोग फिट कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन करना पड़ता है। सर इसमें बैटरी रखने के लिए भी कुछ ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ना, बैटरी कंपार्टमेंट ऐसा कुछ? हाँ बैटरी के लिए भी बॉक्स लगेगा ना, साइड में डिक्की जैसा बना सकते हैं, या कुछ लोग सीट के अंदर डालते हैं, उसके साथ बैटरी पैक भी आएगा, बैटरी भी कंपल्सरी। सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। हेलो वही चल रहा है सर। हेलो वही चल रही है सर, आवाज नहीं। हाँ तो जब स्टैंडर्डाइज किट आएगा ना। हेलो अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। नहीं पकड़ा है। हेलो हाँ सर। ठीक है, तो जब स्टैंडर्डाइज किट आएगा ना, तो उसमें बैटरी पैक के साथ में आएगा, बैटरी चार्जर सब कुछ है। आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज किट आएगा उसके बाद। हाँ तो उसमें बैटरी सब बाकी फिटमेंट्स और पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से सब कुछ आएगा उसमें, बैटरी बॉक्स। ओके ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, आपका कितना नंबर था सर? 18 नंबर था। 19 नंबर। जी सर, अखिलेश बोल रहा हूँ। हाँ। एक मुझे पूछना था सर, एक तो ये है कि जो हमारा अभी स्टैंडर्ड किट आ रहा है उसमें बैटरी के साथ साथ अगर हम टोटल किट का अगर कॉस्ट की बात करते हैं, तो अगर 5 साल की बैटरी, एवरेज 5 साल बैटरी लाइफ अगर मान के चले हम, तो वो किट हमें कॉस्ट कितने में पड़ेगी किट के साथ? एक स्टैंडर्ड किट जो हमारा है कन्वर्जन का हम लोग 60,000 का प्राइस कंसिडर करके चल रहे हैं, टारगेट रखा है कि 60 के ऊपर नहीं जाने देना है जी। और तो इसी तरह और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स का सर, जैसे जो है हमारा, उसमें जैसे पीछे भी आपने बोला था कि जैसे वो जो उसकी प्राइसिंग हमने निकाली है वो ऑलमोस्ट जो पेट्रोल रन जो मॉडल आ रहे हैं अभी एग्जिस्टिंग मॉडल है मार्केट में अवेलेबल, वो पेट्रोल रन मॉडल के ही इक्विवेलेंट कॉस्ट करेगा हमारा बैटरी ऑपरेटेड इंक्लूडिंग बैटरी, ऐसा है? अभी 20,000 का ये कर रहे हैं, जिसमें 48 वोल्ट का बैटरी आएगा, और किसी को ज्यादा बैटरी चाहिए तो एडिशनली बैटरीज लेके वो डाल सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड मॉडल 20,000 से शुरू होगा। अभी इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी बनाते हैं तो वो भी 30,000 प्लस में जाती है,
लेकिन वो इक्विपमेंट हम 20,000 में बिठाना चाहते हैं। इसमें ये जो सर जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जो हमारे होंगे उसमें एक ही इक्विपमेंट से हम 2-3 तरह के मल्टीपर्पज अटैचमेंट, हाँ 2 अटैचमेंट आएगी उसके अंदर, स्टैंडर्ड 2 अटैचमेंट आएगी। देन आप एडिशनली अटैचमेंट चाहिए तो जैसे जैसे डेवलप होके आप परचेस कर सकते हैं या खुद भी बनवा के ले सकते हैं जी। और इसको अगर सोलर से अगर हम एक ऑप्शन देते हैं कस्टमर को कि आपके पास मान लीजिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली की कमी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट गांव में यूज होना है, गांव में बिजली की जो सप्लाई होती है बड़ी तो उसके लिए erratic होती सोलर है। पैनल और एक चार्ज कंट्रोलर दे हम लोग एक ऑप्शन उनको अवेलेबल करके दे देंगे कि चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं अलग से। तो वो एक एवरेज का जैसे उस तरीके की जिस लेवल की वो मशीन हम है कर लेंगे, नहीं तो जैसे अभी इनका सिकंदर सर का सोलर का बिजनेस है तो उनको बोल देंगे कि सर ऐसा यूनिट डेवलप करके दो। हाँ, तो वही उसका एक कॉस्ट का एवरेज इनका एक्सपर्टाइज ही है उसमें, अगर उनका प्राइसिंग क्योंकि रेगुलर कंजम्पशन ज्यादा होता है ना उनका। हाँ सर, वी कैन डू इट। हाँ, परचेस उनका आप समझो हम लोग 10 पैनल परचेस करेंगे तो वो 1000 करते होंगे। सही। नहीं तो वैसे एक ऑप्शन करके दे दिया। सिकंदर सर भी थोड़ा सा आइडिया दे दें कि अगर इस तरह का एक डिवाइस हमको चार्ज करना है तो उसके लिए एक हमारा एवरेज कॉस्टिंग कितनी आएगी? कितना एम्पियर और बैटरी क्या है? 3 एम्पियर का कैलकुलेट कीजिए। 3 एम्पियर 48 वोल्ट। 3 एम्पियर के लिए 12 वोल्ट में कितना एम्पियर का पैनल लगेगा आपको, कितना वाट का? एक सेकेंड, 3 एम्पियर 48 वोल्ट ना, तो 144 वॉट हुआ है टोटल। हाँ, 144 वॉट का बैटरी है तो आपको 230 वॉट चाहिए। हाँ, ये तो आपको 140 वॉट पैनल होगा, ठीक है, तो 150 वॉट पैनल में आप चार्ज कर सकते हैं इसको आराम से। तो वैसे 150 वॉट का जो नहीं, पैनल होगा, आप नहीं 40 वॉट में आप 30 वॉट पैनल चार्ज कर सकते हैं, या 40 वॉट में आप चार्ज कर सकते हैं उसको दिन में। हाँ, तो 40 वॉट पैनल का कितना कॉस्ट जाता है? 40 वॉट पैनल समझो आपको 1200 रुपए, मतलब 4 पैनल लेने आपका 5000 रुपये पैनल हो गए, और चार्ज कंट्रोलर समझो एक 2000 रुपए का चार्ज कंट्रोलर पकड़ लो, 7000 रुपए, बाकी का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पकड़ के मैं 8-9 हजार में इंस्टॉल हो जाएगा चार्जिंग स्टेशन। ये सर वॉइस बीच बीच में क्रैक हो रहा है, क्लियर नहीं। 8-9 हजार में चार्जिंग स्टेशन का इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। और उसमें क्या 2 बैटरी पैक लेके रखा है, एक चार्ज हो रहा है, दूसरा यूज कर रहे हैं 2 आवर्स में, ये चार्ज हो गया फिर वो दूसरा यूज कर लिया उन्होंने। सर मैं बोल सकता हूँ 19 नंबर? हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ज्यादा ही है। अभी फिलहाल मैं ऑलरेडी, आपको मालूम है मेरा बॉडी बिल्डिंग है, सब कुछ है। हाँ। सुरेश बाबू। ओके ओके। या तो उसमें आपका कैसा कोऑर्डिनेशन होगा? पॉइंट नंबर 1। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए कल बात करेंगे। टेक्निकल अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अभी तो मतलब किट रेडी है आपके पास, मिल जाएगा 3 व्हीलर का, एग्रीकल्चर का, और मेरा है ना ऑलरेडी कस्टमर शोरूम एजेंसीज डिलीवरीज भी है, लाइक बिग बास्केट, बिग प्लेयर्स, उनका भी है। तो उनको मतलब कैसा मैं कर सकता हूँ, यही मेरा क्वेश्चन है। कल बात करता हूँ मैं और डीपली। हाँ, कल इसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट वाइज एक एक एग्जांपल लेके बात करेंगे, क्या क्या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सर बॉक्सेस बना सकता हूँ ना कम से कम, और डिलीवरी का? हाँ, वो तो बॉक्सेस में पूरा आप मेटल भी बना सकते हैं। अच्छा ओके, ठीक है, कल बात करेंगे सर। हाँ, तो उसका एक प्रोटोटाइप रेडी करेंगे, या फिर हमने इधर प्रोटोटाइप रेडी किया तो एक सैंपल आप मंगा के कॉपी कर लीजिए वहाँ पे। हाँ मैं देता हूँ, ऑलरेडी बना लिया, ऑलरेडी बना लिया। हाँ, मैं बना के भी दे सकता हूँ आपको, भी फोटो एक दिया हूँ मैं डिलीवरी का। हाँ हाँ, वो भी फिर हम लोग जो आपके प्रोडक्ट है तो उसको भी प्रमोट करेंगे। एंड वो आप लोगों के ब्रांड से भी बना के दे सकते हैं। अगर आप सर्विस का एश्योरेंस देते हैं
तो फिर आपका ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली उसमें सर्विस एश्योरेंस लगेगा। अनम्यूट कीजिए सर, सुरेश सर। दोनों वाइज फीजिबल है, आपका भी मेरा भी, कैसा भी, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट मुझे है, तो लर्निंग उसमें चाहिए। आप हाँ उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, एंड जो बड़े प्रोजेक्ट है तो उसमें आपके ब्रांड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक सर, एग्रीकल्चर का भी थोड़ा रखिएगा, वो फैब्रिकेशन सिंपल है मेरा, वो जो तो आप वो कल हर दिखाया गांव वो तो में फैक्ट्री लगेगा, एग्रीकल्चर का हर गांव में एक फैक्ट्री होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, वो तो रेडी है, मतलब एक दिन में हो जाएगा वो पूरा। राइट इसीलिए हाँ चलेगा ना, कल बात करेंगे डीपली। हाँ हाँ ओके सर। अकेले सर आपके हो गए क्वेश्चंस? 21 नंबर कंटिन्यू करूं? 21 नेक्स्ट। यस सर, मुझे बैटरी के बारे में पूछना है। बैटरी जो अभी अवेलेबल है, लिथियम आयन, लिथियम लीड एसिड, NPFO, वो अभी कौन कौन से एम्पियर्स एंड कौन से वोल्टेज में है? नहीं, वो जो एज पर रिक्वायरमेंट आप डिमांड कर सकते हैं। जनरली जो होता है ना बैटरीज में लिथियम आयन में तो 24 वोल्ट, 36 वोल्ट। यस सर, हाँ बोलिए सॉरी। जनरली बैटरी जो अवेलेबल होता है 12 वोल्ट, 24, 12 का मल्टीप्लिकेशन में बैटरी बन सकता है या अवेलेबल होता है। और एम्पियर्स? एम्पियर्स तो आप जितना बताएंगे उतना बैटरी पैक। लिथियम फॉस्फेट में या आयन में तो जितना आपको रिक्वायर्ड है, सपोज अभी फॉस्फेट में है तो 6 के मल्टीप्लिकेशन में जा सकते हैं। 6 एम्पियर, 12 एम्पियर, 18 एम्पियर, 24, 30, 36, 42। एंड लीड एसिड में 6 एम्पियर का आता है। एक 6 एम्पियर। एंड लीड एसिड? लीड एसिड में तो मार्केट में आपको अवेलेबल है, जैसे बाइसिकल जैसा एप्लीकेशन है, बहुत छोटा एप्लीकेशन है, तो यूपीएस में जो बैटरी लगता है तो 12 वोल्ट 7.5 वो लगा सकते हैं। देन उससे ज्यादा वाला चाहिए तो स्कूटर के लिए आता है। देन 12 वोल्ट 12 एच का भी अवेलेबल होता है, 12 एच 24 एच का भी अवेलेबल है, तो ये स्टैंडर्ड है। 33 एच का एक आता है। सेकेंड वन है ये BMS सिस्टम से हम लोग बैटरी के परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो बैटरी का जो ग्रेड है वो हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि ये A ग्रेड का है, B ग्रेड का है। मशीन आते हैं, हाँ उसका ग्रेडिंग मशीन अलग आते हैं, तो उसमें आप उसका लेकिन इन जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन से ग्रेड का है या नहीं ओवरऑल लुक से या जनरल टेस्टिंग से नहीं लगा सकते। एंड ये BMS सिस्टम कंट्रोल के साथ कैसे ये होती है, कनेक्ट होती है या फिर वो इंडिविजुअली होती है? करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है आपको। वो डायरेक्ट जो बैटरी का आउटपुट है वो कंट्रोलर को डायरेक्टली आ जाता है। ओके। जैसे बैटरी का है वोल्टेज एंड एम्पियर्स, वैसे कंट्रोलर का भी एम्पियर्स एंड वोल्टेज है। तो वो कौन से कंट्रोलर्स के वोल्टेज एंड एम्पियर्स में अवेलेबल है? तो एप्लीकेशन वाइज जैसे 24 वोल्ट में आता है, 36 में, 48 में, 60 आता है, 72 आता है। देन जो रीजनरेटिव कंट्रोलर है हमारे, तो वो 48 वोल्ट से 96 वोल्ट तक कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। आपने जो वोल्टेज पे यूज करना है बता दीजिए, हम उसको 48 वोल्ट से लेकर 96 वोल्ट तक आपको सेट करके देते हैं। अच्छा। एंड उसके जो वोल्टेज है, मोटर्स के वोल्टेज है, हाँ मोटर के वोल्टेज है उसमें भी सेम है, मींस जैसे 48 वोल्ट से 98 का वेरिएशन आता है, उसमें अपने आप ये स्विचिंग कर लेता है। वैसे मोटर के लिए भी अपने आप वो स्विचिंग कर लेता है। अगर मुझे 350 वॉट्स का लगाना है या 2 kV का लगाना है या फिर 300 kV का लगाना है, तो उसमें भी वो स्विचिंग करता है। अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग मोटर बनते हैं ना, मोटर अलग बनते हैं, लेकिन कंट्रोलर उसके लिए भी मुझे अलग से लेना पड़ेगा या फिर उसी जो रीजनरेटिव कंट्रोलर रहेगा, हाँ उस कैपेसिटी का। सपोज आप 300 वाट का मोटर यूज कर रहे हैं तो 2000 वाट का कंट्रोलर यूज करने की जरूरत नहीं है ना, कॉस्टली जाएगा वो। 300 मोटर के लिए 300 वाट का कंट्रोलर यूज सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स सर। 22 नंबर। हाँ सर, मैं वही एग्रीकल्चर का पूछना चाहता था कि एग्रीकल्चर में जो कल उमेश सर ने जो वीडियो दिखाया था, तो वही टूल एक ही है क्या, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं, उपलब्ध अलग है? अलग है। अलग अलग, और उसको अटैचमेंट जोड़ नेक्स्ट मंथ में अहमदनगर का भी प्लांट शुरू हो रहा है, तो आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले लीजिए, काम शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे ही बनेगा एग्रीकल्चर का पूरा। अहमदनगर में किधर है सर? MIDC में। चलेगा सर। आपको ट्रेनिंग को मुंबई आने की जरूरत नहीं, उधर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। 23। हाँ सर, मेरा पूछना ये था कि जो हब मोटर रहता है वो अभी रेनी सीजन में सूटेबल है, या मतलब पानी वगैरह कुछ गया तो कुछ चांसेस खराब होने का या चलता है? हाँ, अभी जनरली डेवलप जो किया जाता है ना, तो व्हीकल के लिए यूज हो रहा है, तो व्हीकल ग्रेड में ही डेवलप होता है, मतलब IP66 67 वो होता ही है। ओके, देन अगर कई समझो आज नॉर्मल व्हीकल्स भी फ्लडिंग हो गया, डूब गया, बहुत दिनों तक डूबा हुआ रहा, तो क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, अभी बाइक आपका समझो पानी में भर गया, तो हम क्या करते हैं उसको, हाँ, तो उसको करते हैं, ऑयल वगैरह चेंज करते हैं, सब फिर रिस्टोर करके फिर ऑन करते हैं। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में भी हो गया, तो मोटर को आप यूज मत कीजिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मत दीजिए उसमें, देन उसको ओपन कीजिए, ड्राई कीजिए, क्लीन कीजिए, एंड फिर असेंबल करके यूज करना शुरू कर दीजिए। ओके सर, और एक क्वेश्चन था, जो अपना कंट्रोलर रहता है उसको चेक करने के लिए, मतलब मेजरमेंट के लिए 10 से 15 एम्पियर का जो बाइक में लगता है कंट्रोलर, उसका चेक कैसे कर सकते हैं? मतलब मेरे पास है ये वाला किट है, तो 10 एम्पियर का है, हाँ, तो इसमें मैं चेक कर सकता हूँ कंट्रोलर? हाँ, ये DC सप्लाई है, ये पावर सप्लाई या टेस्टर है? वो SMPS होगा। पावर सप्लाई है ना, 10 एम्पियर तक का। हाँ, 10 एम्पियर तक का लोड डाल के कर सकते हैं आप, प्रॉब्लम। मतलब 15 ज्यादा लोड दोगे तो ये खराब हो जाएगा फिर। ओके ओके ओके। और सर, जो सर अपना नॉर्मल एम्पियर मीटर आता है, DC एम्पियर मीटर लगा देंगे तो कितना लोड कंज्यूम हो रहा है आपको पता चलेगा, तो उतना लोड आप फिर डाल सकते हैं। वो आप हमारे पास भी अवेलेबल है, अलग से मंगा सकते हैं आप, 100 एम्पियर तक काउंट कर सकते हैं उसको, मतलब समझो आप बाइक में भी लगा रहे हैं तो एग्जैक्टली कितना कंज्यूम हो रहा है ये आपको पता चलेगा। और सर एक क्वेश्चन था, जो नॉर्मल गाड़ी में अपना रिवर्स गियर डालते हैं तो कुछ स्पीड तक रुक जाता है वो, मतलब ज्यादा भी स्पीड, मतलब 180 तक नहीं जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक में अपन रिवर्स लेते हैं तो मतलब स्पीड इसका कैसे रहेगा? स्पीड कम रहेगा, 19 km/h का सेट किया हुआ रहता है। मतलब वही एक स्टेज पे आके रुक जाएगा ना, मतलब एकदम हाँ, भी नहीं गया स्टॉप? नहीं, स्लो होता है, और वो आपको चेंज करना है और स्लो करना है तो भी रीजनरेटिव कंट्रोलर में और स्लो कर सकते हैं, मतलब वो सेट कर सकते हैं आपको जितना चाहिए। सर, ये मोटर की वाटर प्रूफिंग को लेकर के एक सवाल, इसी चूंकि मामला उठा तो मुझे याद आया अभी। जैसे एक मैंने YouTube में वीडियो देखा था जिसमें अभी पिछले 2019 में कोई ट्रेड फेयर हुआ था दिल्ली में, वहां पे BLDC मोटर का डिस्प्ले पड़ा था, तो जो यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई थी, एक डिस्प्ले स्टॉल पे जो शाफ्ट मोटर है, BLDC शाफ्ट मोटर को एक कांच के बर्तन में पानी में डुबो करके रख दिया गया था और वो ऑपरेटिव था, चल रहा था। तो क्या ऐसा कोई मोटर बनाना भी पॉसिबल होता है जो फुल्ली सबमर्ज हो वाटर में, उसके बाद भी वो ऑपरेट करे? हाँ, कर सकते हैं। कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीलिंग प्रॉपर करना होता है उसको, जो समझो वाटर सील है, बेरिंग के वहां से पानी नहीं जाना चाहिए, वायर के वहां से नहीं जाना चाहिए, आपका जो बाकी फिटिंग होता है उसमें से नहीं जाना चाहिए, तो सीलिंग ग्रेड चेंज करना होता है। और जो अभी अपना मोटरसाइकिल का मोटर है, तो आप वेबसाइट पे देखेंगे तो जो ARI का रिपोर्ट है, तो उसमें वो एक्सेल लेवल से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी में रखते हैं। ओके, 24 आवर्स रखते हैं, फिर बाहर निकाल के रन करके देखते हैं,
जी तो वो टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। सर आजकल BLDC वाटर पंप आते हैं which is हाँ, जो सबमर्सिबल पंप सबमर्सिबल तो रहते हैं। पानी के अंदर चलता ही है ना, तो और मरीन ग्रेड में भी चलते हैं, तो वो मरीन ग्रेड हो जाएगा। मरीन ग्रेड में आईपी ये डेवलप कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे इंजन में सर जैसे अल्टरनेटिव रहता है जो बैटरी को चार्ज करता है वापस से, तो इलेक्ट्रिक में वैसे कुछ ऑप्शन है रीजनरेटिव ब्रेक को छोड़ के, क्या ऐसे कोई यूनिट अपन लगा सकते हैं जिससे बैटरी फास्ट चार्ज हो या तो तो स्लो फिर से चार्ज हो? वही हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी तैयार करोगे तो इफिशियंसी लॉस होगा ना। उसके लिए अलग से अपन कुछ बैटरी ला सकते हैं जिससे चार्ज करके अपन एट द स्टोर एंड कर सकते हैं। है ना, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रहा है। अगर आप अल्टरनेटिव उसको कोई विंड फैन लगा देते हो या फिर इंजन से चलने वाला जनरेटर लगा देते हो तो ठीक है, या सोलर से ऐड कर देते हो तो वो प्लस होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने जाओगे तो माइनस माइनस होते जाएगा, तो साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। अल्टरनेटिव जैसा दूसरा ऑप्शन आपने कैसे बताया सोलर का, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, अल्टरनेटिव तो नहीं लगेगा? हाँ, अल्टरनेटिव एनर्जी को यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला यूनिट से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वो कुछ मतलब नहीं उसका टेक्निकली। वो आपको प्रोजेक्ट दिखाना है, मार्केटिंग सेल्स पॉइंट ऐड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली कोई उसका वैल्यू एडिशन नहीं है, उल्टा लॉसेज बढ़ेगा आपका। सर इसमें एक आपने वीडियो में दिखाया था आपने कि एक इंजन था, इंजन से आप बैटरी को चार्ज भी कर सकते। तो वैसा एक एडिशनली जनरेटर लगा के आप कर सकते हैं ना। हाँ, अगर वैसा भी करते हैं, समझो आप अभी इलेक्ट्रिक कार जनरेटर से बैटरी चार्ज करते हैं या फिर जनरेटर से मोटर रन करते हैं तो भी एवरेज डबल हो जाता है आपका। अभी बहुत सारी हाइब्रिड कार्स जो आ रही है, गाड़ियां आ रही है, तो वो वैसे ही आ रही है, तो बैटरी का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, जनरेटर से जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड देन मोटर चलता है, तो उसमें भी रेंज आपका इफिशियंसी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जनरेटर एक आइडियल स्पीड पे चलता है ना, तो इफिशियंसी ज्यादा आता है। और व्हीकल में जब इंजन यूज हो रहा है तो स्पीड कंटिन्यूस कम ज्यादा होता है, लोड कम ज्यादा होता है, तो इफिशियंसी कम हो जाता है ना, बार बार गियर चेंज करते हैं। उसका सर कॉस्ट कितना होगा अप्रोक्सीमेटली जो आपने बताया था वीडियो में? वो कुछ 28,000 का था। कितना सर? 28,000 छोटा वाला। हाँ ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर आपका सर, 24 था ना? नहीं सर, 23 ओके 24 नंबर। हाँ सर। सर मेरा का BMS अभी कंपलसरी बैटरी का अटैचमेंट में रहना चाहिए और कंट्रोलर में रहना चाहिए? नहीं, बैटरी में होता है, वो बैटरी पैक बनाते समय BMS उसमें कनेक्टेड होता है। हाँ, ओके, आपका पास कंट्रोलर है उसमें BMS यूनिट रहेगा नहीं, कंट्रोलर, ये कंट्रोलर मोटर का कंट्रोलर है और बैटरी का कंट्रोलर बैटरी के साथ में होता है। ये सेफ्टी मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट यस्टरडे डिस्कस करते टाइम बोला था सर, कन्वर्टर DC to DC वो बता रहा था, वो एक्चुअली वो यूनिट किसके लिए? मेरा थोड़ा कल भी थोड़ा वो जैसे अभी समझो 72 वोल्ट का है, अभी आपने मोटरसाइकिल में कन्वर्जन किया, अभी 72 वोल्ट का बैटरी है मोटरसाइकिल में, आप जो मोटर रन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अभी आप इंजन ऑन नहीं करेंगे तो बाकी हेडलाइट लाइटिंग कैसे चलेगा, हॉर्न? ओके, वो द 12 वोल्ट सिस्टम। हाँ, तो वो 72 से 12 वोल्ट करके दे देगा ताकि आपका बाकी इलेक्ट्रिक सिस्टम चलता रहे। अच्छा, ओके। नेक्स्ट सर, मेरा फ्रेंड के पास हीरो इलेक्ट्रिक बाइक है ऑलरेडी, मतलब 2 साल पहले वो लिया था, अभी वो 5 किलोमीटर भी जाता नहीं। हाँ, तो बैटरी वो खत्म हो गया ना उसमें। बैटरी लाइफ का क्या रहेगा और कुछ दूसरा, कुछ मोटर भी छोटा ऐसा लगा? बैटरी खत्म हो गया, बैटरी के एक्सचेंज किया तो हो जाएगा? हाँ, बैटरी चेंज किया तो चलेगा। ओके, थैंक यू सर, इतना। बाकी मोटर का वगैरह एक बार सर्विसिंग करके, अगर बहुत दिनों से खड़ा है तो एक बार ओपन करके बेरिंग वगैरह को प्रॉपर करके शुरू कर सकते हैं। ओके, नहीं तो हमारा किट उसमें मोटर लगाना जरूरत पड़ेगा सर? कोई जरूरत नहीं, रनिंग है ना, रनिंग है, खाली बैटरी आप रिप्लेस कर दीजिए, चालू हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट 25
26. Yes, sir. I'm Venkat, 26. Other day I asked one question like, how do you select the voltage, like 42 volt car, 72 volt car, like depend on the how do you application. choose a battery based on the voltage? Hello. नहीं क्लियर नहीं हुआ मुझे क्वेश्चन आपका. Battery based on voltage. Say, if I want to choose a battery, hello. Yes, yes. If I want to choose a battery, then how do I select whether it should be 72 volts or 42 volts or whatever? It's according to motor and controller. No? Okay. Means how much motor is going to take, something like that? No, it's according to application. Suppose you are using for a bicycle, then you can use, suppose motor is 24 volt, then you have to select 24 volt controller and 24 volt battery. Okay, motor का भी voltage है. Then you have to choose the 48 volt controller and 48 volt battery. Okay. And one more thing, like my sole industry is only agriculture products. I'm not sure whether I have to start it or not, but whatever I want to learn is only agriculture products. Yes. So if I want to participate, like you said, there is something happening in Hyderabad. So is there any way I can approach them, or you give me some lead to go and see them? Yeah. This 15-20 days they will settle their manufacturing. Then you can go and because right now they are also developing, and because of Corona, so they are working with very few people. But any ideas of where it is? I mean, just for, I don't want an exact address. No, Just which area? Any idea? Problem. So it's an industrial area. Which is the biggest industrial area in Hyderabad? Pardon me? Industrial area. Which are the industrial areas are there? There are so many. In city? There is one nearby VHEL. GD Metla, sir. GD Metla. GD Metla, okay. GD Metla, Balanagar. Balanagar. I think he was talking about after BHEL there is one, sir. What is that? No. No. Patan Cheru, there is one, right? What is that industrial area name called? Patan Cheru, there is not Any industrial. idea? No, after Patan Cheru, there is one big industrial area. I will give you his number, then you can take address and go there. Okay. So my interest is only agriculture, nothing else. And when you will come for technical training, then you can. Seems like it's going to take time, right? Yeah. Seems like it's not going to end. Karan is not. No, but now you can go in Hyderabad and attend the. Yeah, sure. Thank you. Your number is 26, right? Yeah. Okay. 27. हाँ सर, नमस्कार. नमस्ते. हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कंट्रोलर में जो ट्यूबिंग होता है उसका किस तरह से वो देता है आधार? ट्यूबिंग यानी नंबर ऑफ मॉस्फेट्स. वो नंबर ऑफ मॉस्फेट किस आधार पर होते हैं? वो कितना एम्पियर का मॉस्फेट है. जैसे जनरली 7 एम्पियर का यूज करते हैं, 5 एम्पियर कंसिडर करते हैं उसका. जैसे कंट्रोलर है 25 एम्पियर के लिए. हाँ. तो कितना उसमें ट्यूबिंग होगा? तो 25 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, 6 मॉस्फेट आएगा. 6 मॉस्फेट. ऐसा कुछ ज्यादा आएगा, 12 आएगा. पीक वो किस तरह पावर के हिसाब से आता है. हाँ, अगर आपका रेटेड 25 है तो पीक ज्यादा रहेगा ना. पीक डबल उसका है. तो वो 6 के रेशियो में आता है. 6 मॉस्फेट, 12 मॉस्फेट, 18 मॉस्फेट, 24 मॉस्फेट,
30 MOSFET, 36 MOSFET। रेशियो पर आ रही है, अच्छा। और एम्पियर के आधार पर है। हाँ, कितना एम्पियर का कंट्रोलर है वो हिसाब से नंबर ऑफ MOSFET से ये होगा। और सर दूसरा, आप ट्रेनिंग का कुछ सॉफ्ट या हार्ड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं? ट्रेनिंग प्रैक्टिकल में आते हैं? नहीं, नहीं डायरेक्ट ब्रेन पे लिख के देता हूँ मैं। हाँ, ना तो क्या कभी भूल जाए तो कभी रिफर कर कभी भी सकते हैं। बटन दबाओ, रेडी। वो डॉक्यूमेंट क्या है, इधर गिर गया उधर गिर गया। तो हमारे जैसे बड़ी उम्र के लिए नहीं, क्या होता है जब नोट्स मिल जाता है ना तो कैजुअली हो जाता है, आप सुनते समय ध्यान नहीं देते हो फिर, एंड बाद में रेफर करने के लिए वीडियोस तो ऑलरेडी आपने देखे हैं, एंड कभी भी आप पूछ सकते हैं ना बाकी। और एवरी वीक आप एक ये होता ही है, 2 आवर्स का सेशन होता ही है। तो वो टाइम पे भी आप एक हफ्ते में आपने क्या प्रोग्रेस किया है, क्या डिफिकल्टीज हुई है, तो एवरी वीक में एक प्रोग्राम होता ही है। तो ऐसा नहीं कि अभी 7 डेज खत्म हो गया और फिर आप अपना देख लो, ऐसा नहीं। एवरी वीक फॉलोअप रहेगा, आपका फॉलोअप सेशन होता ही है। अच्छा। तो कुछ डिफिकल्टीज आ रही है टेक्निकली भी है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे अभी कल मंडे ट्यूसडे को होगा, तो ट्यूसडे को लास्ट डे में हम लोग वो भी 7 to 8 होता है, तो फर्स्ट 1 आवर के लिए लास्ट जो पीछे के लोग हैं उनको भी ऐड कर लेंगे ताकि आपका भी एक्सपीरियंस शेयरिंग, उनका भी कुछ ये हो जाएगा, वो भी मिस नहीं होगा। बस इतना ही पूछना था। थैंक यू सर। आपका 26 नंबर ना? 27 था मेरा। ओके, 28। Sir, good हाँ evening. सर। My name is Vijay sir. हाँ विजय। सर मुझे इतना पूछा था, GST 5% और 18% दोनों चल रहा है अभी। हाँ। कुछ पार्ट्स के लिए अभी 18% रहना, वो 5% के लिए हो सकता है या 18% ही चलेगा? नहीं, कंप्लीट व्हीकल पे 5% है एंड पार्ट्स पे 18%। क्या एक किट हो जाएगा ना? एक किट तब अब कंप्लीट व्हीकल मान सकते हैं, है ना? पूरा किट को। हेलो, किट के लिए 18% है ना कि हम देते हैं। हाँ, अगर नया बाइक बना के आ गया तो भी आपका ये मिल जाता है, आपको उसका रिबिट मिल जाता है। अभी जीएसटी में कैसा होता है कि आपका टोटल इनपुट एंड आउटपुट वो कैलकुलेट होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं होता है। सपोज आपने कोई मोबाइल परचेस किया और आपका जीएसटी नंबर है उसके ऊपर इनवॉइस पे, तो वो मोबाइल का भी जीएसटी आपका सेटल हो जाता है उसके अगेंस्ट में, या फर्नीचर लिया उसका भी हो जाता है। आप कुछ भी इनपुट एंड आउटपुट, तो इनपुट अमाउंट एंड आउटपुट अमाउंट दोनों कंपेयर होता है। मगर मैं 18% में परचेस किया और कस्टमर को 5% में हाँ, सेल ये किया। प्रॉब्लम सोलर वालों को ज्यादा आता है। जैसे बैटरीज है ना, 28% में परचेस होता है, 5% में सामने इनवाइसिंग होता है, तो 28% से फिर हमेशा सोलर वालों का पैसा गवर्नमेंट के पास ज्यादा डिपॉजिट होता है। बहुत है सर, बहुत है। हाँ, कैसा निकालना आप समझ नहीं आता। वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो सेटलमेंट। लेकिन वही फर्म के अंदर दूसरा बिजनेस आपने कुछ चालू कर दिया, वो अमाउंट उसके अगेंस्ट में आप ये कर सकते हैं। ओके। और एक मेरे सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, जब आप टीचिंग करते वक्त है ना, सभी बोलते रहते हैं। मुझे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपने पहले भी हर टाइम बोलते रहते हैं, बाद में आपने क्वेश्चनर कर दीजिए, मगर सभी ने बीच बीच में बोल के आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है। उनका जो भी क्वेश्चन है वो लिख के बाद में कर सकते हैं ना? बराबर है। नहीं, ठीक है, जो क्वेश्चंस लगता है ना कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है उतने मैं अटेंड करता हूँ। और अभी क्या, कल तो बोलने का चांस नहीं मिलेगा, परसों तो उनको आपको ही बोलना है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। ओके, सही है सर, मगर सब्जेक्ट है ना, कवरिंग थोड़ा कम होता है। जो आप कवर करना चाहते हैं वो कवर नहीं हो रहा है, वो मुझे लगता है, इसलिए मैंने ये पूछा। यस यस, सब्जेक्ट कम हो रहा है। नहीं, आप और कौन सा सब्जेक्ट है, इसीलिए अभी क्वेश्चन आंसर सेपरेट हम इसीलिए ले रहे हैं। हाँ, ये ठीक है सर। ये सभी बात करते रहते तो वो क्वेश्चनर नहीं हो रहा है। आपका फ्लो जो है वो रुकेगा, तो एक बार ब्रेक आएगा तो वो आप सब्जेक्ट है ना उसके ऊपर ऑब्स्टेकल भी हो जाएगा। आपका भी हमारा भी हो सकता है, मतलब
नहीं, अभी कल बीच में किसी को क्वेश्चन का चांस ही नहीं है। गुड गुड। ठीक है, आपका नंबर ना? मेरा हो गया सर। ओके ओके, 29। हेलो सर। हाँ हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। सर ये जो हमारा जो बाईसाइकिल का जो एक कन्वर्सन किट, हाँ, ये जो मार्केट में जो अदर ब्रांड की जो फ्रेम्स है उसमें फिजिबल हो जाएगा कि कुछ? हाँ हाँ, नॉर्मल कोई भी बाइसिकल में फिट कर सकते हैं। और ये व्हील्स के साथ आ जाएगा? व्हील के साथ में भी ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल मोटर लेके फिर आप भी व्हील में फिट कर सकते हैं। जो व्हील के साथ में हमारे पास 24 इंच में अवेलेबल है, और मैग्नीशियम अलॉय व्हील वाला है वो 26 इंच में। अच्छा, ये मोटर खाली एग्जिस्टिंग में भी फिक्स हो जाएगा? हाँ, एग्जिस्टिंग व्हील में भी फिक्स कर सकते हैं। ओके। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, 30 नंबर। हाय सर, ओमकार जी। हाँ ओमकार। सर मेरा जो सेविंग फॉर अगेंस्ट बैटरी एंड पेट्रोल, उसका थोड़ा वो कैलकुलेशन मिस हो गया था। ओके, थोड़ा उसमें पूछना था। ठीक है ना, वो कैलकुलेशन अभी फिर से इन डिटेल बताने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा, तो आप वीडियो का लिंक लेके देख लीजिए कल सुबह। एंड फिर से अगर नहीं क्लियर हुआ तो कल आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उसका इन डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, और अभी शॉर्ट में बताऊंगा तो पूरा क्लियर नहीं होगा, तो थोड़ा मैं और डिटेल में बता दूंगा। ओके। और मैंने मुझे ये भी मोटर मैन्युफैक्चरिंग में भी क्वेश्चन था कि आप बोल रहे हो कि उसका अलग कोर्स है, तो उसका कैसा है, कुछ कैसे पर? नहीं नहीं, अलग कोई नहीं, बिजनेस एसोसिएट आप बन गए, वो मोटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मोटर मैन्युफैक्चरिंग इज द बिग सब्जेक्ट। ओके। और वो इट्स अ मोनोपोली सब्जेक्ट, तो उसमें हाँ, क्योंकि उसके लिए 10 साल मैंने बहुत मेहनत किया है। ओके। तो वो 30,000 में नहीं दूंगा ना। राइट है। नहीं, बात करेंगे। और आज बड़ी बड़ी कंपनी अभी स्ट्रगल कर रही है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है अब मोटर मैन्युफैक्चरिंग। राइट। तो वो चाइना के प्राइस में कॉम्पीट भी करना है, देन उसका प्रोसेसेस भी करना है, एंड एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है मोटर में, यह है एफिशिएंसी, वो मैच करना। बनाने को कोई भी बना लेगा, लेकिन जो मजा आना चाहिए उसमें, वो लाने के लिए हुनर लगेगा, वो सिखाने के लिए थोड़ा। और सर ये पूछना था आपने मुझे कि बैटरी का केसिंग हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? हाँ। अभी कैसा है कि साइकिल पे अभी एक आधा बैटरी लगाना है, तो उसका जो अपना ये रहती है बैटरी, साइकिल की रिंग रहती है, नहीं तो केसिंग बोलते, उधर वो बैटरी नहीं लग सकती, उसका स्क्वायर में रहती है बैटरी, और अपना डंडा तो एकदम कम रहता है। तो हम लोग ऐसा ट्यूबुलर कर सकते हैं क्या? ऐसी बैटरी अवेलेबल है क्या मार्केट? कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो मेन हीरो के साइकिल्स आते हैं, उनकी जैसे उनका जो केसिंग रहती है, यानी मेन बॉडी रहती है, उसी के आकार का वो बैटरी भी रहता है। वो उन्होंने फ्रेम के अंदर ही फिट किया हुआ है ना। लेकिन देखिए, जैसे एडवांटेज आपको ये होगा कि फ्रेम के अंदर है, दिखता नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है ना, आप निकाल के चार्जिंग को लेके नहीं जा सकते हैं। कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है, वो 36 वोल्ट कुछ 6 एच का ही है, तो रेंज कम हो जाएगा। एडिशनली आपको अटैच करना है तो फिर डिफिकल्टी है। और मैंने बैटरी का ये देखा लिथियम फॉस्फेट का कि वो 3.2 वोल्टेज है, तो ऐसे आपने भी बोला कि लिथियम फॉस्फेट 3.2 से चालू होता है, तो उसके 12 वोल्ट वाले मॉडल भी रहते हैं, या 3.2 के हम लोग को अलग अलग? नहीं नहीं, 3.2 इंटू मल्टीप्लीकेशन में आप उतने सीरीज करते हो ना उसके, उसको इतना सीरीज करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने देखा 3.2 72 AH का बैटरी है, तो मुझे अभी 24 का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये बैटरी है, और अभी अपना साइकिल का भी मिनिमम ये देखेंगे वोल्टेज, वो है 36 वोल्ट ये है, तो इतना मुझे बैटरीज लगाना पड़ेगा? हाँ, सेल उतने सेल्स आते हैं ना उसमें। 3.2 का एक सेल रहता है। हाँ, 3.2 वोल्ट
इंटू 6 एम्पियर, कितना वॉट हुआ? 3.2 into 6 ampere. 6 almost 200. 20. नहीं 20 होगा ना, 19.2 वॉट। 20, yeah, 19 point. ओके, मतलब एक एवरेज हम 20 वॉट कंसीडर करें तो 2 किलोवाट का बैटरी पैक में आपको 20 सेल लगा 100 सेल लगाना होगा, बराबर है ना? फिर वोल्टेज कितना है एंड ये कितना है, वोल्टेज कितना है वो इस हिसाब से उतना सीरीज लाइन करना होगा, बाकी का पैरेलल में आएगा। क्लियर? ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार। और 9 मिनट लेंगे तो 12 बज जाएंगे। तो बोलू सर। बाय बाय सर, गुड Bye. नाइट। चलो कल हम लोग हाँ एज ए बिजनेस एसोसिएट कैसे हम लोग इमीडिएटली कर सकते हैं बिजनेस के ऊपर कल बात करेंगे। आज टेक्निकल यहाँ पे खत्म हो जाता है, टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ रहेंगे तो आप अलग से नोट करके रखिए, देन बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गया सर। हाँ अभी मॉर्निंग ही हो गया, बाय।